हम्म। सो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल हम डिस्कशन कर लिए थे ना कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस था। ठीक है। सो एक बार हम लोग उस चीज को रिकैप कर लेते हैं फॉर रिवीजन। बार्टर सिस्टम में क्या था कि इसमें रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा था, तो मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जब तक नहीं होगा तब तक उस सिस्टम में हम ट्रांजेक्शन कर नहीं पा रहे थे। दूसरा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के ज्यादा होने की वजह से हम लोग को वैरायटी बढ़ाना पड़ रहा था, मतलब टोमेटो ब्रिंजल ये सब चीज ज्यादा रखना पड़ रहा था। तो उसके कारण उसका जो हम लोग को रिसीवर को भेजना था उसके कारण सर्च एंड कॉस्ट भी बढ़ रहा था। तीसरा कि अगर मान लो कि रिक्वायरमेंट जो हमारे पास जो सामान है वो अगर बिका नहीं, ठीक है, तो उसको वो एक पेरिशेबल कमोडिटीज है। तो पेरिशेबल कमोडिटीज को स्टोर करने के लिए फॉर लॉन्ग टाइम दिक्कत है कि वो खराब हो सकता है। ठीक है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो है ना इनकरेज नहीं कर रहा था स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर को। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर खेती बाड़ी ही करता, अगर कोई भी कुछ भी और बनना चाहता तो वो नहीं बन सकता था इस सिस्टम के अंदर। क्लियर है? तो इस सिस्टम में बहुत सारा हमको कॉन्स दिखा था। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि अब हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को, ये सारे प्रॉब्लम्स को कोइंसाइड कर देंगे। तो फिर हमने एक मनी सिस्टम बनाया। मनी सिस्टम क्या था? वो किसी भी चीज को ना मतलब वो ऐसा एक सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू हम किसी भी कॉमोडिटी का एक वैल्यू नाप सकते थे। ठीक है। किसी भी कॉमोडिटी का वैल्यू नापने पे मनी सिस्टम बनाए। तो वो सिस्टम कैसा भी हो सकता है, पेपर के थ्रू, टोकन कॉइन्स के थ्रू, किसी के थ्रू भी। ठीक है। तो उसके बाद उसके फंक्शंस को पढ़े। एंड फंक्शंस आप बाकी की क्लास में देख सकते हैं कि मेजरमेंट, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी, एंड इस प्राइमरी और सेकेंडरी का जो मिक्सचर है वो हेल्प्स इन डूइंग कंटिंजेंट। तो प्राइमरी फंक्शन में साकेत कितना पार्ट था? प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या था वैल्यू? दो था, दो था। क्या मेजर क्या था? वैल्यू था, एक्सचेंज और ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। एक्सचेंज। हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। ये दो चीज, ये इतनी चीजें। ठीक है। उसका हम लोग मतलब समझ गए थे। फिर सेकेंडरी में था एसटीडी, हम याद करने बोले थे, थ्री: स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक है। ये इन डिफर्ड तीनों का पेमेंट। मतलब समझ में आ गया होगा। डिफर्ड पेमेंट मतलब मंथली इक्वेटेड ईएमआई, ईएमआई पे भी। ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बन रहा था, दैट इज दैट इज कंटिंजेंट, दैट इज कंटिंजेंट। ठीक है। द हेल्प्स इन डूइंग दिस। तो इसमें इसमें जो पहला पॉइंट था हम ये बताते, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों में हमें हमें मनी रिक्वायर्ड है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, मतलब कि मान लो कि एक लैंड है, उस लैंड को हमें इन्वेस्टर्स तक, ये गवर्नमेंट इस लैंड को बेच रहा है, तो बीच में फाइनेंशियली इंटरमीडिएट्स भी होगा, जैसे एलआईसी, एसबीआई या आरबीआई। ये सारे हेल्प कर रहे हैं एक इन्वेस्टर जैसे टाटा, अंबानी, ये सबको ये चीज देने में। ठीक है। तो सेकंड फैक्टर क्या हो गया? सर्कुलेशन ऑफ इनकम बोल रहे थे। इस फैक्टर का नाम असली में है क्या? इस फैक्टर का असली में नाम क्या है? सर्कुलेशन ऑफ इनकम। क्लियर है? सर्कुलेशन ऑफ इनकम मतलब मनी सर्कुलेट हो रहा है गवर्नमेंट से आरबीआई, से आरबीआई तक, आरबीआई से फिर इन्वेस्टर तक, इन्वेस्टर से फिर वापस टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास, तो मनी सर्कुलेट हो रहा है। उसके बाद अगर जो ये टैक्स के थ्रू पैसा ले रहा है उसको भी गवर्नमेंट पीएम किसान योजना या कोई पॉवर्टी लाइन का जो भी स्कीम्स होता है उसके थ्रू गरीब लोग तक पहुंचाता है, मतलब किससे, अमीर आदमी से लेके रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है गरीब आदमी तक। तो इसको बोलते हैं क्रिएशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। किसके थ्रू? वाया टैक्स के थ्रू, टैक्सेशन। क्लियर है? तो ये आई गेस तुमको मनी मनी का अब क्या फंक्शन है ये प्रॉपर क्लियर है। बार्टर सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक था वो क्लियर है। तो ये ड्रॉबैक्स क्लियर है। ठीक है। मनी क्यों यूज करते हैं ये क्लियर है। तो अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछ दे कि मनी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, तो तुम क्या बोलेगा? मनी सिस्टम का मनी डेफिनेशन सिस्टम, क्या बोलेगा? a सिस्टम, system which is used to measure a value. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट यूजेस टू मेजर मेजर अ वैल्यू। और इसमें वैल्यू वही वाया कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता इंस्ट्रूमेंट। है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट। अब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आज हम पढ़ेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को ही बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। इस इंस्ट्रूमेंट को ही बोलते हैं इवोल्यूशन एंड टाइप्स। क्लियर है? अब इस सब चीज को ध्यान से पढ़ें।
तो पहला इवोल्यूशन जो मनी में हुआ दैट इज कमोडिटी मनी। क्या हुआ? कमोडिटी मनी। दूसरा इसके बाद जो इवोल्यूशन आया दैट इज मनी, मेटालिक मनी। ठीक है। थर्ड जो अभी भी चल रहा है दैट इज पेपर, टोकन, रिप्रेजेंटेटिव या फियाट मनी। ठीक है। फोर्थ बैंक मनी या डिपॉजिट मनी, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आरबीआई क्या फंक्शन करता है, एनपीसीआई क्या फंक्शन कराता है, ये सब चीज। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्रिप्टो करेंसी। इसमें एक और चीज जो अभी हम लोग 2023 के बजट में ऐड हुआ है, ठीक है, वो है ई रूपी। मतलब अब हमें करेंसी नोट भी ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसी के कंसेप्ट से यूज हुआ, तो इसके बारे में जिक्र हम इसमें पढ़ लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास में ये पेज पीडीएफ, ये पहला पेज खत्म हो गया। अब ये स्टार्ट करते हैं कमोडिटी मनी। सो देखिए ये फर्स्ट टाइप ऑफ इवोल्यूशन है। फर्स्ट टाइप ऑफ इवोल्यूशन है किसमें? किसमें? मनी सिस्टम में। किसमें? मनी, मनी सिस्टम में। ठीक है। तो कमोडिटी मतलब क्या होता है? कमोडिटी मतलब कोई भी सामान हो गया, कोई भी थिंग। ठीक है, कमोडिटी का मतलब ये है। तो पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में बहुत सारे राजा महाराजा या बहुत सारा कंट्री था ना, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कमोडिटी यूज करता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कमोडिटी यूज करता था। जैसे कि आयरन नेल्स, ठीक है, ठीक है, बियर पेल्ट्स, कोका बीन्स। मतलब वो लोग क्या बोलता था कि 10 केजी हम तुमको कॉफी का बीन्स दे रहे, कॉफी का बीन्स, और इसके बदले तुम हमको ये अपना मान लो टेलीविजन दे दो। तो उन लोग का जो सिस्टम था, उन लोग का जो सिस्टम था ये ऐसे चल रहा था। क्लियर है? मतलब पहले जो बहुत कंट्री थे, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी हमको दिख रहा है ये सेम एक ही टाइप का चीज है। मतलब अब क्या है, वो बार्टर सिस्टम वाला चीज में क्या था? बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर हमको गेहूं चाहिए तो हम मतलब हमको जो चाहिए वही चीज हम ले जाके बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो हमको, मेरे पास टमाटर है तो सामने वाले के पास हमको गेहूं होना चाहिए तभी हम जाके टमाटर बेच सकते हैं। लेकिन ये कमोडिटी मनी वाला केस में ये चीज खत्म हो गया। मतलब अब सब आदमी कॉफी बीन्स, मान लो एक कंट्री, सपोज कर लो एक कंट्री है कुछ भी, ईरान। ठीक है, ईरान क्या कर रहा था, ये रूल लागू किया कि हम लोग कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं कॉफी बीन्स को बेच के। मतलब अब क्या हुआ, अब बेचने का जो वेराइटी है वो किसी पर्टिकुलर थिंग का हो गया। समझ रहा है? मतलब एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू हम कोई चीज ले रहे हैं। तो इस तरह हर कंट्री डिफरेंट डिफरेंट चीज अपनाने लगा, हर अलग अलग कमोडिटी अपनाने लगा। पहला मान लो एक कंट्री आयरन नेल्स को माना अपना सुप्रीम चीज, लेन देन को करने के लिए किस चीज पाना, मतलब जिसके पास, जो कंट्री में जिस चीज का ज्यादा रिसोर्स था उस हिसाब से वो लोग लेन देन स्टार्ट कर दिया। सिंपल भाषा में ये समझो। ठीक है, तो इसमें भी, अब इसमें भी हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, कमोडिटी मनी में भी इसमें भी हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। सिंपल बात है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा कि ये जो लेबर तो आ ही जाएगा भाई। समझ में आया सबको, जो इस कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है उसी के अकॉर्डिंग अपना करियर बनाना पड़ेगा। मतलब अब हर आदमी क्या खोजने का कोशिश करने लगेगा कि मान लो किसी कंट्री में आयरन नेल्स होता होगा, किसी कंट्री में आयरन नेल्स होता होगा, तो उसी का रिसर्च वो लोग खोजने लगेगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये जिसके पास जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है, ट्रांजेक्शन, उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है, ट्रांजेक्शन। तो मतलब हर आदमी अब आयरन नेल ही खोजने लगेगा, या हर आदमी कोको बीन्स ही खोजने लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो इस टाइप से भी ये भी एक ड्रॉबैक था। मतलब ये क्या करना, ये भी किस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा है, ये भी डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है, नो डिवीजन ऑफ लेबर्स। क्या बोल सकते हैं? नो डिवीजन ऑफ लेबर्स। समझ में आ गया? पेरिसेबल आइटम है तो प्रॉब्लम है ही। हाँ, अब दूसरा भी प्रॉब्लम देखो, ये लिखा हुआ है, दूसरा भी प्रॉब्लम क्या है, पेरिशेबल, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट प्योर, फॉरनर्स में नॉट एक्सेप्ट। जरूरी थोड़ी है कि मान लो कि पेरिशेबल इन द सेंस आयरन नगेट्स भी तो खराब हो सकता है। मतलब लोहा का जो टुकड़ा है, नगेट्स मतलब टुकड़ा में करके, तो इसका भी तो नगेट्स खराब हो सकता है। कोको बीन्स भी तो विथ टाइम खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पेरिशेबल आइटम्स है। क्या है? पेरिशेबल आइटम्स है। तो मे भी हो सकता है कि मान लो ईरान में कोको बीन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यूएस वाला थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, तो फॉरेन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होता, मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने में हमको प्रॉब्लम होता।
इस टाइप का अगर कोई चीज हो, तो जिस कंट्री में ज्यादा जो रिसोर्स है वही कोशिश करने का कोशिश करेगा ना। समझ में आया? तो कॉमोडिटी मनी भी एक फेलियर जैसा पाया गया इस दो रीजन की वजह से। ठीक है, ठीक है, ये इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, तो इस वजह से ये भी चीज फेल होने लगा। ठीक है, उसके बाद आया गुप्ता मेडिकल का गुप्ता पीरियड्स। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, मेटालिक मनी नाम का चीज इन्वेंट हुआ। ये थोड़ा सा ढंग से समझना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कि तुम इस चीज ध्यान से समझो कि मेटालिक मनी जो है, मेटालिक मनी, इसका एक वर्ड होता है, ये सेकंड टाइप ऑफ मनी है। मेटालिक मनी क्या है? सेकंड टाइप है। मेटालिक मनी क्या है? सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप कहने का क्या मतलब है कि इसका इसका क्या है? सेकंड टाइप कहने का क्या मतलब है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। अभी तक जो भी सिस्टम आया था, मतलब पहला पहला जो मनी सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम क्या बना? कमोडिटी। इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब सामान के जो जिस कंट्री में जो चीज ज्यादा फेमस है उसी को लेन देन का तरीका बना लिया, लेकिन ये काम नहीं आया। ठीक है, ये मनी सिस्टम में फेलियर हुआ। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब उसका हम ड्रॉबैक देख लिए। अब सेकंड आया मेटालिक मनी। मेटालिक मेटल्स एक टाइप से, मेटालिक मनी कहने का मतलब है मेटल्स। मेटालिक मनी कहने का मतलब है मेटल्स टाइप से क्या होता है, एक टाइप से एक रिसोर्स होता है, रिसोर्स होता है। ठीक है, अब जैसे कि तुम एक एग्जांपल हम दे रहे हैं थोड़ा साइंस के, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। 75% ऑफ एलिमेंट जो पूरे पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर हुआ है वो सारे मेटल्स है। ठीक है, समझ रहा है? मतलब अर्थ पे बहुत सारा जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, इससे ये समझ में आता है अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारा जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? मेटल से। समझ में आया? समझ में आया? तो इसीलिए ये लोग सोचा कि अब देखो ये लोग ब्रेन कैसे लगा रहा है। सेकंड टाइप में ब्रेन कैसे लगाया? सेकंड टाइप में ये लोग सोचा कि पूरे कंट्री में हर जगह कॉमन क्या हो सकता है? मेटल। हर जगह कॉमन क्या हो सकता है? मेटल। इसीलिए मेटल को एक तरीका बना देते हैं मनी सिस्टम का। तो कमोडिटी के बाद आया मेटालिक मनी का कंसेप्ट। ठीक है, अब इस मेटालिक मनी में देखो क्या हो रहा है। मेटालिक मनी में क्या हो रहा है? मेटल का एक सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी क्या इकोनॉमिक्स के टर्म में देखा गया कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? मान लो कि मेटल्स को यूज किया गया, जो राजा महाराजा था वो एज एन क्वाइन यूज करना चाहा, लेकिन बहुत जो घर है इसको हम लोग मेल्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मेटल को मेल्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये लोग मेल्ट करके मेटल को ज्वेलरी बनाने लगा। ठीक है, या उसका बर्तन बनाने लगा, यूटेंसिल्स मेटल का। नहीं सुनता एल्युमिनियम का बर्तन, एल्युमिनियम भी तो एक मेटल ही है। जिंक का बर्तन, जिंक या वायर बनाने लगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब जो एक चीज, जो एक मतलब मान लो एक जो चीज है उसको हम वेरियस टाइप ऑफ चीज में यूज कर सकते हैं। तो जो मेटल्स था जिसको हम क्वाइंस के थ्रू एज एन लेन देन के लिए यूज कर रहे थे, मतलब मनी सिस्टम के लिए यूज कर रहे थे, मनी सिस्टम के लिए यूज कर रहे थे, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू यस है। इसी वजह से उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं? मेल्ट करके उसको हम एज एन ज्वेलरी भी यूज कर सकते हैं, उसको यूटेंसिल्स में भी यूज कर सकते हैं, एज एन वायर भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो ये मतलब हुआ इंट्रिंसिक का, ये मतलब हुआ इंट्रिंसिक का। क्लियर है? तो तुमको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आया? अब यही तुम बताओ, इस जो कमोडिटी मनी में जो हम लोग चीज यूज कर रहे थे आयरन नेल, उसको हम लोग मेल्ट करके कुछ बना सकते हैं? उसमें हम लोग कोई दूसरा चीज यूज कर सकते हैं उससे? नहीं। तो इसीलिए मेटालिक मनी में ना इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कि इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। इसीलिए तुम देखना बहुत दिन तक मेटल का जो लेन देन था वो यूज हुआ। पूरा अकबर भी वही यूज किया, गुप्ता मौर्य वाला लोग भी, अशोका भी वही यूज किया। तब ना हर राजा का अपने अपने मतलब सिंहासन के हिसाब से भी क्वाइन था। तो क्वाइन का जो एग्जिस्टेंस था ना वो बहुत साल तक यूज हुआ। समझ रहा है? मेटल्स को यूजुअली वो लोग मनी सिस्टम में जो मेटालिक मनी है ना उसको एज एन क्वाइन यूज किया। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इस सिस्टम को समझना थोड़ा जरूरी है, इस सिस्टम को समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक, अराउंड हमको ऐसा लगता है 400 to 500 ईयर्स यूज हुआ ये सिस्टम, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में जब से ये करेंसी वाला चीज आया तब से ये खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री में ये सब चीज पढ़ना है कि मेटालिक मनी किस इसका कैसे हुआ, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तुमको बताएंगे। 1 मिनट हम आर सके थोड़ा पानी पी के, 1 मिनट, यहां तक समझ गया? ठीक है। अब देख, तो क्या होता था, तो पहले का महाराजा क्या करता था, जो जो भी ट्रेडर्स एंड किंग्स होगा, ये क्या करता था, मेटालिक मनी को, मान ले मेटल्स को मेल्ट करवाता था, ठीक है। मेटल्स को क्या करवाया, पहले मेल्ट करवाया, मेल्ट करवाने के बाद उसको मिंट करवाता था। मिंट कहने का मतलब अपना स्टैंप देना, मतलब अपना स्टैंप देना, जैसे गुप्ता वाला अपना स्टैंप देगा, ठीक है। अकबर अपना स्टैंप मारेगा कि अकबर का है, वो सल्तनत का है। इंडो ग्रीक वाला अपना करेगा। तो वही सब चीज ये थोड़ा लिखा हुआ है, वही सब चीज ये लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत वाला अपना साइन मारेगा, ठीक है। तो इतना हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज काम का नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या है, ट्रेडर्स एंड किंग स्टैम्प्ड देयर मार्क्स ऑन गोल्ड नगेट्स, नगेट्स के फॉर्म में गोल्ड को बना देगा, ऐसे ऐसे मान लो कोई शेप दे दिया, एंड यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट। वो बता रहा था कि भाई नहीं हुआ, जो महाराजा उस समय राज कर रहा था, और जो ज्यादा अच्छा होगा उसका ये सिंबल होता था, ये मेटालिक मनी, ठीक है। किस चीज का, ट्रस्ट का। क्लियर है, क्लियर है। तो जैसे कि ना दिल्ली सल्तनत किंग जो है ना, वो सिल्वर टैंक का यूज करता था, शेर शाह सूरी है ना, रुपया यूज करता था, अकबर मुर यूज करता था, मुर, MUHR। तो ये सब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा। अगर यही हम लोग यूपीएससी लेवल का पढ़ते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री से लिंक करके इसको पढ़ना पड़ता है, समझ रहा है? अब समझ रहा है? तो हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब चीज थोड़ा डिटेल में बताया जाता है, समझा, कि कौन सा राजा किस टाइप का कॉइन यूज करता था, समझा। और इस तरह ही हमको लगता है ना कि हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स से वो लोग रिलेट करता होगा, ठीक है, समझा। रिकॉर्डिंग ऑन किया है तुम? हाँ कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटालिक मनी जो सेकंड टाइप था, मेटालिक मनी सेकंड टाइप था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको क्या लगा? सेकंड टाइप में इंट्रिंसिक वैल्यू था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि मेटालिक मनी जो सिस्टम था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो अब तुम सोचो, इस टाइप का अगर सिस्टम होगा, तो इस टाइप का सिस्टम का एडवांटेज क्या क्या हो सकता है? एडवांटेज क्या हो सकता है? सबसे बड़ा बात तो है कि ये नॉन पेरिशेबल है, मेटल खराब नहीं होता, ठीक है। तो मेटल्स आर नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, ठीक है। और इसको हम लोग और डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी मनी जैसा है, कैन बी डिवाइड, कैन बी डिवाइड। हम लोग मेटल्स का नगेट्स के फॉर्म में टुकड़ा से टुकड़ा तो बना सकते हैं, एक बड़ा मेटल लेके इसको काट भी तो सकते हैं। एंड फंजाइल भी है, और फंजाइल हम तुमको बताए थे जब नॉन फंजाइल टोकन्स पढ़ाएंगे क्रिप्टो करेंसी में, तब ये चीज बताएंगे कि ये क्या होता है फंजाइल। अभी के लिए तो डिवीजन तो मनी का भी कर सकते थे ना, जैसे 2000 का नोट को हम लोग 500 रुपए का 4 नोट पे भी कर सकते हैं, 500 को भी 500 रुपए का नोट में कर सकते हैं। तो मनी भी है, जो मतलब पेपर मनी जो है वो भी डिविजिबल है, तो इस हिसाब से ये भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज तो हमको बहुत सॉलिड दिख रहा है, इसीलिए बहुत टाइम तक ये यूज भी हुआ था। लेकिन इसमें एक बात बताओ, एक चीज इसमें बहुत अच्छा है, जो पेपर मनी से भी ये इसमें बहुत चीज ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। बताओ बताओ, एक चीज बताओ जिसमें पेपर मनी से बहुत सारा एक इन्फ्लेशन एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन्फ्लेशन देखो क्या होता है, हर साल किसी भी चीज का वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू को बढ़ने को इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अगर मान लो पेपर करेंसी क्या होता है ना, उसका कॉस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि
उसमें क्या, एक पेपर में हमको प्रिंट करना है, और पेपर का जो रिसोर्स है ना वो बहुत ज्यादा है। पेपर हम बहुत ज्यादा बना सकते हैं क्योंकि उसका रिसोर्स बहुत है। लेकिन जो मेटेलिक मनी है उसका ना रिसोर्स बहुत कम है। ठीक है, उसका रिसोर्स, उसका क्या है, रिसोर्स जो है ना वो लिमिटेड है। मेटेलिक मनी का ना जो रिसोर्स है लिमिटेड है। तो कभी भी इसमें ना, कभी भी कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसका इसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन मेटल्स का कर नहीं सकता, क्योंकि मेटल्स क्या, लिमिटेड रिसोर्स है। मेटल्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। इसीलिए कभी भी ना, मतलब अंधा अंधा मेटल्स ये नहीं हो सकता, प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मतलब नहीं होता कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता इसका, समझ रहा है ना, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी इसमें अगर कभी भी हम लोग मेटल मनी यूज करेंगे तो इसका हाइपर इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब, कहने का मतलब है ना, जिस समय इन्फ्लेशन भी काबू में नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। मतलब हम लोग पेपर मनी में, जब मनी का एक सिस्टम, इसके बाद वाला जो सिस्टम पढ़ेंगे पेपर में, उसमें तो हम लोग जितना चीज जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन क्या हम ये मेटालिक मनी में कर सकते हैं? मेटालिक मनी में कर सकते हैं? ठीक है, मेटालिक मनी में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका रिसोर्स लिमिटेड है। इसका रिसोर्स लिमिटेड है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का भी एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, क्योंकि मेटल्स एक रिसोर्स है। लेकिन पेपर हमारे पास अनलिमिटेड है, मतलब पेपर का जो रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो हमको बस उसको क्या करना है, पेपर को तो प्रिंट ही कराना है ना। ठीक है, भले हम लोग वो कर नहीं पाते क्योंकि गवर्नमेंट का एक रिस्ट्रिक्शन होता है, गवर्नमेंट वो सब चीज को ऐसा पॉलिसी बनाया हुआ है, वो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि हम लोग अपने मन से बहुत सारा प्रिंट नहीं कर सकते हैं। समझ रहा है? ठीक है, तो उसमें कुछ मेटल का ही होगा सिस्टम, मतलब ऐसा? नहीं नहीं, मेटल का सिस्टम नहीं है उसमें। उसमें पूरा हम पढ़ाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन कभी भी देखो, इन्फ्लेशन वर्ड तुम हो सकता है, पेपर करेंसी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमको क्या लगता है कि उसमें हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन कब आएगा? हाइपर इन्फ्लेशन कब आएगा? ज्यादा नोट छपेगा। जब, नहीं, हाँ, जब ज्यादा अमाउंट छपेगा। लेकिन ज्यादा अमाउंट क्यों छपेगा? जब ज्यादा अमाउंट क्यों छपेगा? जब मान लो, सपोज करो, हाइपर इन्फ्लेशन का होने का मतलब क्या होता है, सपोज करो हाइपर इन्फ्लेशन, अब समझाते हैं। मान लो कि दुनिया में एक ही आम बचा हुआ है। ठीक है, एक आम है दुनिया में, मतलब मान लो इंडिया एक कंट्री है, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में एक ही आम बचा हुआ है, और प्रधानमंत्री क्या किया, पीएम क्या किया, एक टाइप से स्कीम चलाया। पीएम क्या किया, एक टाइप से स्कीम चलाया। पीएम 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख मान लो इंसान है, और इंडिया में 1 लाख इंसान को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोला कि इतना नोट प्रिंट कीजिए, इतना नोट प्रिंट कीजिए और सब इंसान को दे दीजिए। तो अगर मान लो पहले बहुत सारा आम रहता, तो 1 केजी आम का दाम है 100 रुपया, 100 रुपया, तो सब आदमी ले लेता, सब आदमी ले लेता। लेकिन मान लो अब एक ही आम बचा है, एक ही आम बचा है, तो क्या ये इतना 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 चीज भी प्रिंट कराना, क्या इसको सेटिस्फाई कर सकता है? समझ रहा है? समझ रहा है? समझ रहा है ना? तब तो लोग और बोलेगा ना कि और प्रिंट कीजिए, और प्रिंट कीजिए। ठीक है, मतलब अगर तुम मान लो कि मतलब पीएम ये सोचा कि सबको बराबर पैसा बांट देते हैं नोट छपवा के, और रिसोर्स उसके पास लिमिटेड है प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो क्या ये पेपर करेंसी जो मनी का एक सिस्टम है वो चीज को जस्टिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो रिसोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सिस्टम। समझ रहा है? तो जो चीज अगर जिस समय, जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं ना कि आज प्याज अभी कुछ दिन पहले 140 रुपए किलो हो गया था। ठीक है, तो 140 रुपया मतलब प्याज का वैल्यू क्या हो गया, इन्फ्लेशन में आ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो अब उसको क्या होगा ना कि अमीर आदमी अपने क्वांटिटी के हिसाब से लेगा, गरीब आदमी अपने क्वांटिटी के हिसाब से लेगा, वेस्ट नहीं होगा। समझा? वेस्ट नहीं होगा। अगर जब देखो, जब पहले प्याज 10 रुपया किलो था, ₹10 पर केजी था, तब हर आदमी ज्यादा भी ले सकता था। लेकिन जब इन्फ्लेशन हुआ,
ठीक है, तो मान लो 70 रुपया पर केजी हुआ, तो अब जिसके पास जैसा पैसा है उस हिसाब से लेगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि प्याज 140 रुपया पर केजी हो गया, तो अब जो इंसान का जितना जरूरत है उस हिसाब से लेगा, ठीक है। समझा हम क्या बोल रहे हैं, समझा हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर मान लो कि अगर कोई चीज का ज्यादा भी तो ये हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है, हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है, जब रिसोर्स कम हो जाता है। समझ में आया, जब चीज ऑब्वियसली प्याज का दाम क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि उस साल प्याज ज्यादा ग्रो नहीं किया होगा, उस मंथ में प्याज ज्यादा ग्रो नहीं किया होगा, और मार्केट में कंज्यूमर ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो कम होगा, क्वांटिटी कम होगा और कंज्यूमर ज्यादा होगा, इसीलिए उसका प्राइस बढ़ गया पर केजी, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो तो गवर्नमेंट भी तो क्या करता ना, कि गवर्नमेंट बोलता कि मान लो कि गवर्नमेंट को अगर ये सॉल्यूशन करना था कि अगर मान लो कि रिसोर्स कम है, देखो मान लो कि इस मंथ में 100 केजी प्याज प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो 10 रुपया रखा, लेकिन इस मंथ में क्या हुआ, 70 रुपया जब पर केजी था तो 85 केजी प्याज प्रोड्यूस हुआ, तो वो 70 रुपया किया, और इस मंथ में 10 केजी प्याज प्रोड्यूस हुआ, तो इसीलिए वो 140 रुपया कर दिया। अगर मान लो गवर्नमेंट ये चीज सोचा कि अब जब 140 रुपया पर केजी है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा नोट छाप देते हैं और सबको दे देते हैं, तो सब 140 रुपया में खरीद लेगा, फिर ऐसा भी तो कर सकता है ना गवर्नमेंट, समझा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट अगर कर देगा तो क्या रिसोर्स उतना है, इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी नहीं कर सकता। तो सोचो लोग कितना बेवकूफ है, लोग किस चीज पे बात करता है, प्याज का दाम मेहनत हो गया, अरे महंगा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी आपको पैसा दे देगा। अगर गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगा तो उतना तो उस साल प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है जितना कंज्यूमर है, समझा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन पेपर नोट में पॉसिबल है, क्योंकि इन्फ्लेशन का हाइपर इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दाम भी बढ़ा ना, तो हम उतना करेंसी प्रोड्यूस करके लोग का गरीबी मिटा सकते हैं, पर गवर्नमेंट ऐसा करता नहीं है। क्यों, क्योंकि उस समय उसके पास वो रिसोर्स नहीं है। मनी तो एक मीडियम है ना, किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए एक सिस्टम बनाए हैं, ठीक है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन क्या मेटेलिक मनी में पॉसिबल था, नहीं था, क्योंकि हम इसमें जितना मन चाहे उतना प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, उतना प्रिंट नहीं कर सकते, इसका रिसोर्स लिमिटेड है। तो देखो ये तुमको कोई जिक्र नहीं करेगा, पेपर मनी का कोई ड्रॉबैक नहीं है, वो पेरिशेबल भी नहीं है, ठीक है, वो भी नॉन पेरिशेबल है, वो भी डिफाइड है, फंजाइल है। सबके हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो एक तरह से मतलब एक कॉन्सेप्ट अच्छा ही है, मतलब इससे बच जा रहा है ना भाई, मतलब अगर सबको पैसा बराबर हो जाएगा तो उस चीज से बच जा रहा है इसमें। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाना सबको पैसा, लेकिन वो की कर नहीं सकते ना, क्योंकि उतना रिसोर्स ही नहीं है। अगर मान लो अभी 140 रुपया पर केजी अगर अभी प्याज मिल रहा है, तो जो 50,000 कमा रहा है वो आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो 5,000 पर महीना कमा रहा है वो आदमी अफोर्ड कर पाएगा। अगर मान लो वो भी आदमी अफोर्ड कर लिया, अगर हम सबको पैसा बांट दिया, मान लो कि ऐसा कोई स्कीम चला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऐसा कोई स्क्रीम चला दिया, तो प्रधानमंत्री सबको बराबर घर में 1-1 लाख रुपया बांट दिए, ठीक है। तो अब वो भी आदमी 140 रुपए का प्याज अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो अगर अफोर्ड करेगा उस चीज से, तो रिसोर्स उतना है क्या, नहीं है, रिसोर्स नहीं है। इसलिए हाइपर इन्फ्लेशन पॉसिबल है पेपर करेंसी में, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन तब हम बोलते हैं जब सबके पास पैसा बहुत है, रिसोर्स कम है। तो ऐसा यूएस में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूएस में हो सकता है कि सबके पास हाथ में पैसा हो, रिसोर्स उन लोग के पास कम में हो जाए। इंडिया में तो अभी इन्फ्लेशन ही तक हो जाए वो बहुत बड़ा बात है, समझ रहा है, तो हाइपर इन्फ्लेशन एक कंसेप्ट है, समझ रहा है ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है मेटालिक मनी में, क्लियर है। तो इतना सारा एडवांटेज था, तब ये सिस्टम क्यों खराब हुआ। ये सिस्टम में तो बहुत एडवांटेज दिख रहा है, जो सेकंड टाइप ऑफ मनी है इसमें तो बहुत, तब ये सिस्टम खराब क्यों हुआ, तब पेपर मनी आया क्यों, मेटालिक मनी से चीज क्यों चेंज हुआ, बताओ। वही रिसोर्स होना चाहिए, इसको बनाने में खर्चा ज्यादा होता होगा। वेरी गुड। तो कॉन्स, इसका जो डिसएडवांटेज है कॉन्स, ये क्या है,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आएगा कि एज एज एक्सपोर्ट्स वर रिड्यूसिंग, एक्सपोर्ट्स वर रिड्यूसिंग मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, देखो कैसे, मतलब क्या क्या हुआ इस चीज को हम बताते हैं। सो क्वालिटी ऑफ क्वाइन, सो क्वालिटी क्वालिटी ऑफ क्वाइन, जो वो मेटालिक क्वाइन बना रहा था ये लोग, वर रिड्यूस्ड। तुम सुनता होगा कि औरंगजेब के टाइम से ना मुगल सल्तनत हिल गया, औरंगजेब से अकबर तक बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, लेकिन औरंगजेब से हिल गया, क्यों? क्यों? कभी सोच के बताओ क्यों? देखो अकबर के पीरियड में, समझो अकबर के पीरियड में 1556 से लेके 1605 तक अकबर क्या रखता था ना, 29 मनसबदार रखता था। मनसबदार एक टाइप से आईएएस ऑफिसर है, जैसे मान लो कोई एमएलए है, उसके अंडर बहुत सारा आईएएस ऑफिसर होगा ना, तो मनसबदार भी उस टाइम का, मतलब ऐसे तो बहुत डीप चीज है ये, हिस्ट्री में हम लोग को पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए इकोनॉमिक्स के लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तुमको बस बता रहे हैं कि अकबर मान लो 29 मनसबदार रखता था। तो ये बोला मनसबदार एक अच्छा पोजीशन हुआ ना अकबर के अंदर, जो उसको सलाह दे रहा है काम करने वरने के लिए। तो अकबर इसको क्या करता था, अकबर इसको क्या करता था, अच्छे क्वालिटी का क्वाइन देता था, ठीक है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का क्वाइन देता था। तो वो क्वाइन का क्वालिटी अच्छा था, मतलब क्वालिटी का क्वाइन कहने का मतलब है कि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो अच्छा होगा। इंट्रिंसिक कहने का मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग अगर मेल्ट करके भी कुछ और बनाएंगे तो उसमें भी अच्छा वैल्यू देगा, ठीक है। इंट्रिंसिक कहने का ये मतलब हुआ, समझ में आया? तो इसका इस मतलब अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम में ये चीज बहुत अच्छा था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉइन्स बहुत अच्छा था, ठीक है। तो लोग करने क्या लगा, लोग करने क्या लगा, इस क्वाइन को, इस क्वाइन को घर में रख के, देखो इस क्वाइन को घर में रख के, मतलब हम तुमको आगे बताएंगे। लेकिन औरंगजेब जब इसका बेटा तक आया, औरंगजेब तक पोता होता जो भी होगा इसका, औरंगजेब तक बात आया, तो औरंगजेब का पीरियड क्या था, औरंगजेब एक गधा राजा था, ठीक है। औरंगजेब क्या किया, वो क्या किया, वो मतलब जब भी कास्टिज्म आया इसके घर घर में, औरंगजेब के टाइम में जब भी कास्टिज्म आया इसके घर में, तो औरंगजेब देखो क्या किया, औरंगजेब क्या किया, ये 29 मनसबदार से क्या बोल दिया, सबको मनसबदार बना दिया, जो भी इससे थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा अपना इस्लामिक धर्म को ज्यादा फॉलो करता था, तो जो भी इससे खफा रहता था ना, उसको बोलता था कि तुम भी मनसबदार। तो इसके टाइम में इसी तरह करके ये 79 मनसबदार बना दिया था, ठीक है। अब जब मनसबदार बनाएगा तो रिसोर्स तो इसके पास लिमिटेड है ना, जो भी जहां से भी इसको रिसोर्स आता होगा दूसरे कंट्री से, वो तो लिमिटेड, अकबर के टाइम में भी उतना ही आता था, क्योंकि मेटालिक मनी तो लिमिटेड है, और औरंगजेब के टाइम में भी उतना ही आता था। तो ये क्या किया, ये क्या किया, क्वालिटी क्वालिटी घटाने लगा क्वाइन का, क्वाइन का जो क्वालिटी है उसको गिराने लगा। ऑब्वियसली जब 29 से 50 मनसबदारी बढ़ा देगा तो ये क्या किया, क्वालिटी घटाने लगा। इस वर्ड को बोलते हैं डिबेसमेंट ऑफ क्वाइन, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, डिबेसमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिबेसमेंट। कॉइन बनाने का काम मनसबदारी करता था। हाँ, नहीं नहीं, मनसबदार वो कंसेप्ट छोड़ो, वो क्या बोला, मतलब वो क्या बोला कि मनसबदार एक आईएएस ऑफिसर है, तो उन लोग पहले किसी चीज को, पहले तो किसी भी सामान को खरीदने का इस टाइम तक में पीरियड क्या हो गया था, मेटालिक मनी ना। तो वो लोग बोल रहा था कि आप, हाँ तो मेटालिक, तो राजा के पास सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, मनसबदार को, ठीक है। तो मनसबदार 29 मनसबदार रखा था अकबर, लेकिन औरंगजेब के टाइम तक, वो तो हिस्ट्री में पढ़ा है तुमको, डिक्लाइन ऑफ मुगल में तुम पढ़ेगा कि औरंगजेब बहुत जाति विवाद करता था, इसके वजह से उसको अपने घर में ही बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगा था। तो वो लोग सब आदमी, तो सब आदमी कुछ ना कुछ पोजीशन चाहता है ना, तो वो मनसबदार का रिलेशन भाई इससे कैसे आ रहा है, कॉइन से? अरे मनसबदार का रिलेशन क्वाइन से, देखो हम क्या बता रहे तुमको, सिंपल बात समझो। अकबर अगर कोई चीज घर पे करवाना चाहता था, तो वो किसी इंसान के थ्रू, मान लो कि उसको लग रहा है कि वो इंसान अच्छा सलाह देता है, अच्छा काम करता है, तो वो उसके बदले में, वो काम के बदले में उसको सोना का सिक्का देगा ना, ठीक है, समझा? तो समझा, तो वो सोना का जो सिक्का दे रहा है, वो मेटालिक मनी जो दे रहा है, उस समय वो 29 आदमी को अपने सलाहकार में रखा था,
लेकिन औरंगजेब के टाइम तक आते आते मान लो ये 1700 में आ गया, औरंगजेब 1700 में आ गया, ये 1500 1700 में आते आते इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होने लगा, क्योंकि औरंगजेब का कुछ कुछ खराब आदत था, वो जाति विवाद पे बहुत काम करता था, ये हम तुमको एक्स्ट्रा में बता दिए, ठीक है। तो वो 29 मनसबदार से कि अपने घर में उतना कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सबको आईएएस ऑफिसर, मतलब एक मनसबदार एक आईएएस टाइप का पोजीशन मान लो, सबको आईएएस ऑफिसर बनाने लगा, तो उसको उतना कॉइन तो देना पड़ेगा ना। मान लो एक मनसबदार को वो 4 गोल्ड कॉइन दे रहा, तो 29 को उतना, तो 79 को भी फिर 4 देना होगा ना, 79 इंटू 4 हो गया, समझ में आया। तो इसके कारण, और उसके पास रिसोर्स तो कॉइन का लिमिटेड था ना, अकबर को भी उतना ही रिसोर्स मिल रहा था और इसको भी उतना ही रिसोर्स मिल रहा है। तो ये क्या किया, जो पहले अकबर के टाइम में जो कॉइन प्रिंट था और जो औरंगजेब के टाइम में कॉइन प्रिंट था, उसका क्वालिटी क्या हुआ, डिग्रेड होने लगा, उसका क्वालिटी क्या हुआ, डिग्रेड होने लगा। तो तुमको हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं, ये कोई मनसबदार रिलेशन नहीं है इकोनॉमिक्स से, ये हम तुमको एक समझा रहे हैं कि औरंगजेब से अकबर के टाइम में क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ कॉइन्स घटने लगा, क्वालिटी ऑफ कॉइन्स घटने लगा, क्योंकि जो अकबर का पॉलिसी था वो बहुत अच्छा था औरंगजेब के पॉलिसी से, ठीक है। औरंगजेब बस लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मेरे क्लोज रहे, तो इसलिए किसी को भी पोजीशन दिख रहा था, लेकिन उसके कारण वो क्वालिटी घटाने लगा। तो इस सबसे बड़ा, इसीलिए ये क्वांट्स लगे कि इस क्वांट्स को हम लोग, इस क्वालिटी, इसको जो क्वालिटी ऑफ कॉइन्स जो घटता है, इसको बोलते हैं डिबेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिबेसमेंट। सबसे बड़ा क्वांट होने लगा डिबेसमेंट। तो विथ टाइम हम लोग क्या देखे कि डिबेसमेंट होने लगा मेटालिक मनी में। क्या होने लगा, डिबेसमेंट। मेटालिक मनी में डिबेसमेंट कहने का क्या मतलब है, डिबेसमेंट कहने का क्या मतलब है कि ये कोई डिमोनेटाइजेशन टाइप का वर्ड नहीं है, दिस इज नॉट डिमोनेटाइजेशन, दिस इज नॉट डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन तो नोट बंदी है, बंद ही कर दिए, ये कोई डिमोनेटाइजेशन जैसा वर्ड नहीं है, समझ रहा है ना। डिबेसमेंट क्या है कि औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, ही सिंपली issued coins with लेस क्वालिटी। क्या है, लेस क्वालिटी, क्योंकि वो क्या किया, ज्यादा आदमी को आईएएस बनाने लगा, ठीक है, कि सब में लड़ाई ना हो। तो ऑब्वियसली सब, अब पहले जैसे कि अकबर के टाइम में अगर 5 कॉइन एक मनसबदार को मिल रहा है, तो औरंगजेब भी 5 कॉइन एक मनसबदार को देगा, पर उसके टाइम में मनसबदार ही 50 टाइम्स बढ़ गया, तो ऑब्वियसली उसके पास तो रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना, तो उसको अपना क्वालिटी घटाना पड़ा मेटल का। जो पहले मान लो अकबर के टाइम में क्वाइन अच्छा बनता था, वो औरंगजेब के टाइम में थोड़ा खराब मिलने लगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। तो इसी डिबेसमेंट को पढ़ने के लिए, इसी डिबेसमेंट को पढ़ने के लिए ये नोट्स बना लो, थोड़ा ये नोट्स बना लो, तो आगे बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बड़ा हम सारे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, समझा। अब देखो, अब देखो, अब देखो, इसी को मेटालिक मनी का ड्रॉबैक समझ में आ गया ना। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, डिबेसमेंट। मतलब विथ टाइम क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ कॉइन्स क्या हुआ, डिबेसमेंट का करने का मतलब क्या है, विथ टाइम क्वालिटी ऑफ, जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपस में लड़ाई जितना भी होगा, उसके वजह से जो भी रीजन हुआ होगा, उसको इकोनॉमिक से लेना देना नहीं हो, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ लेंगे कि क्या रीजन है, ठीक है, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह। तो लेकिन उसके वजह से हुआ क्या, क्वाइंस का क्वालिटी खराब होने लगा, ठीक है। क्या होने लगा, क्वाइंस का क्वालिटी खराब होने लगा। तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, क्वाइंस का क्वालिटी को खराब होने का क्या बोलते हैं, डिबेसमेंट। समझ में आया, समझ में आया। अगर वही मतलब वैसा होता, मतलब जैसे अगर नोट रहता तो फिर वो इन्फॉर्मेशन वाला केस इसमें अप्लाई हो सकता था, मतलब वो ज्यादा नोट बना सकता था, लेकिन इसमें तो बना नहीं पा रहा था, लिमिटेड है। हाँ, तो ठीक है, क्वालिटी क्योंकि उस समय घटाने तो यार, उस समय तो हाँ क्वालिटी घटाने लगा, तो इसीलिए, क्योंकि देखो, क्योंकि उस समय तो डिक्टेटरशिप क्योंकि टाइप वही चल मान रहा लो था ना। वही सोना वही है, लेकिन उसको ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, सोना वही है, समझ गया ना, समझ गया ना। तो अभी जो मेन मेटालिक मनी का हम लोग डाउनफॉल को ना 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, मेटालिक मनी का डाउनफॉल को, मेटालिक मनी का डाउनफॉल को 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक होता है फुल बॉडीड क्वाइंस, एक होता है फुल बॉडी, क्योंकि उस समय क्वाइंस ही बन रहा था, फुल बॉडीड क्वाइंस, ठीक है। और एक होता है टोकन क्वाइंस, एक होता है
टोकन कॉइन्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हुआ, मान लो ये हुआ गुप्ता से अकबर, और अकबर से औरंगजेब, अकबर से औरंगजेब, और औरंगजेब से आज के टाइम तक। ये चीज समझना है, आज के 2024 तक क्वाइंस का क्वालिटी कैसे डिग्रेड हुआ और क्यों होना जरूरी भी था। ठीक है, ये भी रीजन तुमको समझ में आएगा। देखो फुल बॉडीड क्वाइंस क्या होता है। फुल बॉडीड क्वाइंस कहने का मतलब क्या होता है वो देखो, पहले एक मान लो एक क्वाइन है, ये क्वाइन है, ठीक है, और ये गोल्ड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? गोल्ड का। तो हम बोलते हैं कि ये 10 ग्राम क्वाइन का जो वेट है, इसका वेट है वो 10 रुपया के बराबर है। किसके बराबर है? 10 रुपीस के बराबर है। ठीक है, मान लो। तो ये 10 ग्राम क्वाइन को, क्योंकि ये गोल्ड है, तो हम इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू कहने का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब इसको मेल्ट किए हैं। इंट्रिंसिक कहने का मतलब इसको मेल्ट किए। तो ये किस किस चीज में चेंज हो सकता है? ज्वेलरी में, ठीक है, यूटेंसिल्स में, ठीक है, और दूसरा किस चीज में हो सकता है? दूसरा किस चीज में यूज हो सकता है? कोई भी चीज में हो सकता है, यूटेंसिल्स में हो सकता है, वायर में यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो विथ टाइम गोल्ड का वैल्यू क्या हो रहा है? विथ टाइम गोल्ड का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हो सकता है 2 साल बाद इस 10 ग्राम गोल्ड का वैल्यू ऐसे मनी में हो 10 रुपया, लेकिन अगर हम इसको सामान बचा के बेचे तो उसका वैल्यू क्या हो जाए? 40 रुपया। समझा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बहुत आदमी क्या किया, जो भी उसको सोना का सिक्का मिलने लगा तो वो लोग उस सिक्का को कलेक्ट करने लगा। ठीक है, और उस सिक्का को पिघला के कुछ और चीज बना लिया, और उसको रखा रहा विथ टाइम उसका जो उस समय वैल्यू था 10 रुपया, वो बाद में क्या हो गया? 40 रुपया। तो इससे क्या हुआ? मार्केट में मनी का शॉर्टेज होने लगा। जो भी खराब चीज था, फिर सर्कुलेशन मनी का हो ही नहीं रहा है। जितना मनी मान लो बाहर वाला कंट्री रिसोर्स दे रहा है, उतना उन लोग को वापस कर नहीं पा रहे, तभी ना ये इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा कि हमको ये अजमेर हारना पड़ा या दिल्ली हारना पड़ा अफगानिस्तान से। ऐसा हुआ ना कि मान लो कि इसमें मेन जड़ होगा आम जनता। ठीक है, क्योंकि आम जनता क्या कर रहा था, जो भी उन लोग के पास कॉइन पहुंच रहा था, उन लोग सोचा था कि इसका तो ऐसे तो वैल्यू 10 रुपया के बराबर है 10 ग्राम सोना का, लेकिन अगर हम इसको कुछ और चीज बना के थोड़ा टाइम बाद बेचेंगे तो इसका 40 रुपया का ही वैल्यू हो जाए। समझा? तो इस टाइप के कॉइन्स को बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। समझ में आया? फुल बॉडीड कॉइन्स कहने का मतलब है, देखो ऐसे 2 वर्ड हुआ, ऐसे समझो 2 वर्ड हुआ। ठीक है, फुल बॉडीड का मतलब एक तो हुआ ओरिजिनल फेस वैल्यू, जिस क्वाइन का हुआ फेस वैल्यू हुआ मतलब मान लो 10 ग्राम सोना का 10 रुपया मनी के हिसाब से, 10 रुपीज किसके हिसाब से हुआ? मनी सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि उस समय मेटालिक मनी चल रहा था। ठीक है, तो मनी सिस्टम के हिसाब से 10 ग्राम का क्या वैल्यू है? 10 रुपया। लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू विथ टाइम क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू विथ टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या हो गया? 40 रुपया हो गया। समझा? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मेल्ट करके। ऐसे फेस वैल्यू क्या है? 10 ग्राम का मतलब मनी सिस्टम के हिसाब से हम क्या उसको वैल्यू दिए हैं, क्या उसका वैल्यू का मेजरमेंट किए हैं? 10 रुपया। ठीक है, लेकिन उसका विथ टाइम क्या हो गया? 40 रुपया वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फुल बॉडीड क्वाइंस कहने का मतलब है, तो पहले टाइम का राजा लोग बहुत फुल बॉडीड क्वाइंस बता रहा था, मतलब उसमें धातु, जो अंदर उस क्वाइंस में जो धातु यूज किया है वो अच्छा मेटल यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब मान लो गुप्ता लोग सोना ही यूज करता था, औरंगजेब लास्ट में वो निकल यूज करने लगा, कॉपर यूज करने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि अगर हम जितना अच्छा रिसोर्स देंगे उतना ये लोग साला पिघला उगला के उस चीज को बर्बाद कर दे रहा है। आम जनता, मेन आम ही जनता सब कुछ किया है। ठीक है, समझ रहा है? समझा क्या बोल रहे हैं? तो फुल बॉडीड का मतलब क्या हुआ? फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब हुआ कि उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू या तो वो फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, फेस वैल्यू से बड़ा है।
ठीक है, मतलब उसके वैल्यू से बड़ा है। जैसे मतलब इस फेस वैल्यू कहने का मतलब है कि इसमें ये जो कॉइन बना होगा या तो वो गोल्ड से बना होगा, ठीक है, मतलब कोई भी अच्छा मेटल से बना होगा, समझ लो गुड मेटल से बना होगा, और दबा दबा भर भर के बना होगा, ठीक है। जैसे बहुत राजा नहीं होता, हेवी कॉइन्स बनवाता था पहले, तुम देखना हेवी कॉइन्स बनता था पहले के टाइम में, तो उन लोग मतलब बहुत अच्छा कॉइन्स यूज किया है, गुड क्वालिटी ऑफ कॉइन्स बोलेंगे फेस वैल्यू। तो उससे क्या होगा ना, अगर जितना अच्छा फेस वैल्यू होगा कॉइन का, जितना अच्छा फेस वैल्यू घिर भर भर के बनेगा, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। तो उसके उसके वजह से उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हाई हो जाएगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया ना, मेल्ट करके जो वैल्यू होगा दूसरे टाइप से। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो गया फेस वैल्यू से, या इक्वल हो गया, तो वैसे कॉइन्स को क्या बोले, वैसे कॉइन्स को क्या बोले, फुल बॉडीड। वैसे कॉइन्स को क्या बोले, फुल बॉडीड। समझ आया, समझ में आया, समझ में आया। आज टोकन कॉइन्स क्या हुआ, आज का कॉइन, आज का कॉइन तुम देखो, आज का कॉइन कैसा होता है, जिसमें फेस वैल्यू ही कम है, अगर उसको तुम पिघलाएगा ना तो उसका वैल्यू कम ही मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम ही मिलेगा, वो कुछ कोई काम का नहीं है। अब तो अब गवर्नमेंट समझ गया, आपका गवर्नमेंट समझ गया, तो इसको अब जो अंदर से इसको इसका बना रहा है, वो किस चीज से बना रहा है, ये कॉइन को किस चीज से बना रहा है, क्यूप्रो निकल से बना रहा है। किससे बना रहा है, क्यूप्रो निकल, ठीक है। क्योंकि अब वो लोग समझ गया कि साला अगर हम ज्यादा दिए, हम अगर ज्यादा दिए तो फेस वैल्यू अगर दबा दबा के बढ़ा और अच्छा मेटल यूज किए क्वाइन में, तो इन लोग उसको पिघला के उसको फिर थोड़ा टाइम करिए रख के बाद में बेचेगा, तो उसी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। समझा, मतलब असली में उस 5 रुपए का क्वाइन का 5 रुपया वैल्यू है, लेकिन उसको पिघला के वो बाद में बेच रहा है तो वो 10 रुपया का बिक रहा है। तो इससे क्या होगा, रिसोर्स का कमी हो जाएगा ना, सब अपने घर में दबा दबा के रखने लगेगा, तो सर्कुलेशन होगा ही नहीं मनी का। समझ रहा है, समझ रहा है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी में प्रॉब्लम होने लगेगा। समझ में आया, समझ में आया। तो फुल बॉडीड और टोकन कॉइन समझ में आया, फुल बॉडीड और टोकन कॉइन समझ में आया। इसको तुम पढ़ो, देखो इंट्रिंसिक वैल्यू ये लिखा हुआ है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल और मोर देन इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। और टोकन कॉइन्स में इज लेस लिखा हुआ है बस। समझ में आया। जैसे देखो एक तुमको एक इंसिडेंस बता था, 2008 का न्यूज है, जो हम लोग के यहाँ देखना ना, 5 रुपए का जो सिक्का नहीं बनता है, 5 रुपीज का सिक्का, जो पहले देखना मोटा होता था, पूरा मोटा सिक्का होता था, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या, हाँ बांग्लादेश में इस चीज का स्मगलिंग होता था, इस 5 रुपए का सिक्का का। वो लोग क्या करता था, इस 5 रुपए का सिक्का को लेता था और इसको क्या करता था, इसको पिघलाता था, ठीक है, इसको मेल्ट करके ब्लेड बनाता था, और इसमें ना निकल यूज था, ठीक है, और निकल से ये लोग ब्लेड बनाता था। इस तरह कितना ब्लेड बनता था पता है, 10 ब्लेड, और पर ब्लेड को 1 रुपया में बेचता था। तो तुम सोचो 5 रुपया का, 5 रुपया का सिक्का का कितना वैल्यू हो गया, 10 रुपए हो गया, 10 रुपया। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो गया ना फेस वैल्यू से, ठीक है। तो फुल बॉडीड कॉइन्स हो गया ये, ठीक है। तो सोचो तो सोचो गुप्ता के टाइम में कितना अच्छा कॉइन यूज होता होगा, तो साला जो लोग आम जनता होगा वो कितना फायदा उठाता होगा। समझा, समझ रहा है ना कैसे बोल रहे हैं, फुल, क्योंकि उस टाइम में और फुल बॉडीड कॉइन यूज होता था। अब कैसा कॉइन यूज हो रहा है, टोकन कॉइन्स। इसलिए गवर्नमेंट 5 रुपया 10 रुपया सबका सिक्का चेंज कर दिया, सबका सिक्का चेंज कर दिया, समझा। अब वैसा अच्छा मेटल ही यूज नहीं करता है अंदर, वो भी एलॉय यूज करने लगा, मिक्सचर यूज करने लगा, ठीक है, क्योंकि कोई उसको बढ़ा के उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो ही ना, विथ टाइम उसका इससे लॉस है ना यार। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगा तो लोग क्या करेगा ना, उसको सर्कुलेशन में यूज ही नहीं करेगा, और उसका वैल्यू को फिर उसका वैल्यू का कोई मतलब नहीं ना हुआ, फिर मनी सिस्टम बनाने का क्या मतलब हुआ। समझा, समझा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमको ऐसा फील हुआ, एक तो डिबेसमेंट, विथ टाइम तुम देख रहा है ना कैसे खराब हुआ। पहले फुल बॉडीड कॉइन्स यूज हो रहा था, तो विथ टाइम क्या यूज होने लगा, टोकन कॉइन्स। क्या यूज होने लगा, टोकन कॉइन्स, टोकन कॉइन्स। तो समझ आया, समझ आया, आया समझ में। तो देखो गुप्ता के टाइम में देखो 8 ग्राम गोल्ड यूज हो रहा था, और 50 पैसा में मॉडर्न में देखो, ये एग्जांपल भी है। गुप्ता पीरियड में देखो कैसा कॉइन यूज हो रहा है, 8 ग्राम गोल्ड का, और आज देखो 50 पैसा मॉडर्न कॉइन में कितना, 4 ग्राम स्टील है, ठीक है। तो स्टील कैसा मेटल है, स्टील तो बेकार मेटल है, समझा।
और उस समय कितना अच्छा मेटल यूज हो रहा था, समझा? तो ये स्टील यूज हो रहा है और ये गोल्ड यूज हो रहा है, तो उस समय दोनों सिक्का का वैल्यू में अब कितना बड़ा डिफरेंस आया। अभी अगर तुमसे ये क्वेश्चन आ जाए कि अभी किस टाइप का कॉइन यूज होता था, तुम क्या बोलेगा? क्या यूज होता टोकन है? ही। टोकन यूज होता है। समझ में आया? हम्म तो यहां तक अब समझ में आ गया ना मेटालिक मनी का ड्रॉबैक, मेटालिक मनी का ड्रॉबैक। ठीक है, हम्म। आया? हाँ हाँ। अब देखो, अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू में पेपर करेंसी, अगर अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप पे, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हम्म तो टोकन मनी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? टोकन मनी से क्या हुआ? मेल्टिंग क्या हुआ? डिस्करेज्ड हो गया। मेल्टिंग जो है वो डिस्करेज्ड हो गया, इसको प्रोत्साहन नहीं मिला। अब मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, इंट्रिंसिक वैल्यू का ऑब्वियसली इंट्रिंसिक वैल्यू कम होने लगा ना, तो मेल्टिंग बंद हो गया। जो मनी सिस्टम में हम कॉइन्स यूज कर रहे हैं, अब उसका मेल्टिंग खत्म हो गया, क्योंकि उसमें कैसा बहुत घटिया टाइप का मेटल यूज कर रहे हैं, क्यूप्रो निकल। कैसा यूज कर रहे हैं? क्यूप्रो निकल। जो आज टाइप का तुम कॉइन देखेगा 10 रुपया का, 20 रुपया का, उसमें तुम अच्छा कॉइन्स यूज नहीं करते हम लोग अब सोचो उस समय गोल्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत डिफरेंसेस नहीं है। तो ये मनी तो ये मनी सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब तुम समझो, अब इन लोग सोचा, तो इसका अब अल्टरनेटिव क्या सोचे? मेटालिक, ऐसे तो मेटालिक मनी यूज करेंगे, मेटल यूज करेंगे तो लोग पिघला पिघला के इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा बढ़ा के उसको कभी सर्कुलेशन में करेगा ही नहीं। तब उन लोग थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम में आया, दैट इज दैट इज दैट इज पेपर मनी। दैट इज पेपर मनी। ये हुआ थर्ड टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पेपर मनी। समझ आया? समझ आया? तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले समझो, इसमें पहले एक कंसेप्ट समझो। पेपर मनी जो है ना, पेपर मनी या पेपर करेंसी, पेपर करेंसी वो क्या है कि यू कांट यूज करेंसी नोट पेपर एज अ नोटबुक और डायरी। मतलब नॉर्मल कोई नोटबुक और डायरी जैसा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू कांट यूज करेंसी नोट पेपर एज अ नोटबुक और डायरी। करेंसी नोट जो है, इसका सबसे पहली बात बताओ, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू होगा? नहीं हो। ठीक है, इसको इसको मेल्ट करेंगे तो कुछ बनेगा? तो नहीं ये हो। एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक था मेटालिक मनी में, उसको ये ओवरकम कर रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ। उसको ओवरकम कर रहा है। दूसरा, प्रीशियस जो भी हम लोग कॉइन यूज कर रहे थे, मेटल कॉइन जो आज भी यूज करते हैं, लेकिन मेटल कॉइन्स नहीं यूज करते, अब हम लोग स्टील, क्यूप्रो, निकल ऐसा यूज करते हैं, एलॉय वगैरह। तो मेटल हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज मेटालिक मनी यूज इट एज मनी और यू कैन मेल्ट मेटल, ठीक है, इनटू ज्वेलरी, वेपन्स, बिकॉज मेटल इटसेल्फ हैज इट्स वैल्यू यूजेस। क्योंकि मेटल का जो वैल्यू है वो विथ टाइम बढ़ता है। ठीक है, इसी वजह से अच्छा जो मेटल होता है उसको हम लोग यूज करना बेकार है। क्लियर है? तो देखो, तो अब एक कंसेप्ट आया, अब एक कंसेप्ट आया ये पेपर मनी का। किसका आया? पेपर मनी का। तो पेपर मनी में देखो क्या था, पेपर मनी में क्या था कि इसमें देखो क्या हुआ। पेपर मनी में इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा बात, पेपर मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू है साकेत? इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू है? नो। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि इसको पेपर मनी को टोकन मनी भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं और फियाट मनी भी बोलते हैं। देखो पेपर को ही, पेपर का ही चार नाम है, एक टोकन भी नाम है। ठीक है, क्योंकि टोकन का कंसेप्ट क्या हुआ कि इसमें इंट्रिंसिक कम हो गया, अभी टोकन कॉइन्स पढ़ाए हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब, ठीक है, और फियाट। हम लोग बस पेपर करेंसी जानते हैं, लेकिन इसका चार नाम और है इकोनॉमिक्स के टर्म में। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो चीज है,
ये हम लोग एक एक जैसे पेपर करेंसी ये हुआ, इसमें हम लोग एक ट्रस्ट के बेसिस पे, मतलब एक इसको बोले, ये पेपर का मनी को बोले फ्यूडिशरी मनी। क्या बोले? फ्यूडिशरी मनी। ये तुमको जो इसका हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो तुमको हिस्ट्री में समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स के टर्म में मतलब समझ लो कि फ्यूडिशरी मनी का एक कंसेप्ट आया, जिसमें मतलब कि पेपर रिसिप्ट्स दीज पेपर रिसिप्ट्स were accepted were accepted because of trust। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। मतलब अब इस पेपर मनी का, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ा मेटालिक मनी में क्या प्रॉब्लम था? एक तो डिबेसमेंट करना पड़ा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से ही ना डिबेसमेंट करना पड़ा, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, उसको पिघला के अपने घर में ही रख रहे थे, तो उसका सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा था प्रॉपर। ठीक है, तो इसी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू का सबसे बड़ा, क्योंकि पेपर मनी से अगर हम उसको मेल्ट कर दे तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसी चीज को हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। और इसको किस बेसिस पे एक्सेप्ट किए हैं? इसको किस बेसिस पे मनी सिस्टम को एक्सेप्ट किए हैं? जीरो हो जाएगा। हाँ, तो इसको बस ट्रस्ट के बेसिस पे कि हम ये तुमको 100 रुपए का अगर नोट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आई प्रॉमिस टू द बियरर, उसमें देखना लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू द बियरर, कभी भी देखना नोट पे लिखा रहता है। ठीक है, टू पे 100 रुपीज। समझ में आया? तो ये ऐसे तो ये पेपर का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए ना, ये कोई सामान थोड़ी है। ठीक है, लेकिन ये किस बेसिस पे चल रहा है? एक कंसेप्ट है फ्यूडरेसी मनी का, जो कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो वो समझ लो, वो कंसेप्ट किस चीज पे है? ट्रस्ट के बेसिस पे। किस पे कंसेप्ट पे चल रहा है? ट्रस्ट पे। ये जब अंग्रेज आए ना, अंग्रेज 1857 से, तो वो ये कंसेप्ट को लाए थे करेंसी नोट्स का। ठीक है, करेंसी नोट्स का। तो इसको एक थर्ड टाइप ऑफ इवोल्यूशन में रखा गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें अभी जो हम तुमको 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, वो अब काम का टॉपिक है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि तुमको बहुत ही एक नया चीज पता चलने वाला है, तो तुमको नींद नहीं ना आ रहा है? नहीं। ठीक है, अब जो हम 2 टॉपिक तुमको पढ़ाएंगे ना, अब से ओरिजिनल इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक इतिहास चल रहा था, लेकिन अब ओरिजिनल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। तो देखो, ठीक है, तो पेपर मनी में एक कंसेप्ट आया फियाट मनी का। एक कंसेप्ट आया फियाट मनी का। ठीक है, पेपर मनी में हाँ, नहीं, फियाट पेपर को ही बोलते हैं, अभी हम तुमको लिखवाए हैं, फियाट पेपर को ही बोलते हैं लोग। यूजुअली हम लोग पेपर करेंसी बोलते हैं, जो 100 रुपए का नोट है उसको पेपर के थ्रू जानते हैं। उसका एक और नाम क्या है? फियाट। ठीक है, एक और नाम क्या है? फियाट। तो देखो, ये ओरिजिनली ये है क्या? फियाट मतलब होता है लीगली कमांड बाइंडिंग, मतलब गवर्नमेंट कमांड दिया ट्रस्ट के बेसिस पे। ये पेपर के थ्रू हम क्या बोले? आई प्रॉमिस टू द बियरर, जो लिखा रहता है ना, इसमें हम एक कमांड दे रहे हैं, लीगली बाइंडिंग कमांड है ये पेपर, लीगली बाइंडिंग कमांड है ये पेपर। अब ध्यान से समझना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फियाट मनी, कोई भी चीज फियाट मनी कैसे होगा? कोई भी पेपर को फियाट मनी, क्योंकि ये कमांड है ना, ये ट्रस्ट के बेसिस पे कमांड है। तो ये पेपर जो है, ये जो पेपर रिसिप्ट है, उसको हम 2 कंडीशन के बेसिस पे एक्सेप्ट करेंगे कि ये फियाट मनी है कि नहीं। इसका 2 कंडीशन है, समझ रहा है? समझा? ठीक है, 2 कंडीशन क्या है, पहला समझो। पहला है कि देखो, पहले इससे पहले 2 कंडीशन से पहले थोड़ा सा एक बात समझ लो कि ये कहीं नोट पे डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहे हैं। फियाट मनी को 2 कंडीशन समझने से पहले 2 चीज समझ लो। 2 कंडीशन समझने से पहले 2 बात समझ लो कि जो सारा क्वाइंस है, जो क्वाइंस है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सारा फिजिकल क्वाइंस प्रोड्यूस करता है। फिजिकल क्वाइंस जितना भी है,
अभी मिनिमम हम पढ़ाएंगे, मिनिमम कॉइन है तेरा 50 पैसा, 50 पैसा, और मैक्सिमम कॉइन अभी 1000 तक है। तो जितना भी क्वाइन प्रोड्यूस होगा, क्वाइन प्रोड्यूस है, उस पर यूज भी बहुत हम बताएंगे अभी बहुत। 1000 रुपीज का भी क्वाइन होता है, रुपीज का भी क्वाइन होता है, ठीक है। तो ये सारा क्वाइन कौन प्रोड्यूस करेगा? क्वाइन को किसके हाथ में है पावर? क्वाइन किसके पास है पावर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके एक्ट, ये याद रखना, क्वाइनेज एक्ट, क्वाइनेज एक्ट, जो एक एक्ट बना क्वाइनेज एक्ट, बिल पास होता है ना, उसके बाद वो एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के साइन के बाद, ठीक है। क्वाइनेज एक्ट ऑफ 1906 में ये चीज उसके बेसिस पे, और ये अमेंड होना स्टार्ट हुआ 2011 में, अमेंड इन 2011। उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारा अथॉरिटी मिला हुआ है कि फिजिकल कॉइन्स वो लोग पब्लिश करेगा। अब ऐसा क्यों है हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना जानना है, ज्यादा खिचड़ी नहीं जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, आरबीआई को ही सारा पावर क्यों नहीं मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वाइन का क्यों रखा है, जब आरबीआई सारा फाइनेंस देखता है तो इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है। आप बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट स्टेप उठाएगा कि आगे चल के आरबीआई को दे दिया क्वाइन का भी पावर, तब हम लोग उस पे नोट्स पे अपडेट कर लेंगे। अभी नहीं दिया है तो इस पे नोट इतना फालतू बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोई केस नहीं लड़ना है, एग्जाम निकालना है, ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब ऐसे ही मृणाल बोलता है, जो बच्चा से फालतू पूछता है ना, तो ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ, सिंपल बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है फिजिकल क्वाइंस को सारा प्रोड्यूस करने के लिए। तुम कभी भी देखना, 1 रुपया का जो नोट होता है, थोड़ा माइक ऑफ कर लो तुम, ठीक है। 1 रुपया का जो नोट होता है, ₹1 नोट, ठीक है, ये कभी भी तुमको करेंसी नोट में दिखेगा नहीं, ठीक है। ये एज एन फियाट मनी तुमको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, और ये एज एन रिजेम्बलेंस रखा रहता है कि 1 रुपया का नोट, हम लोग पेपर मनी 1 रुपया के नोट से स्टार्ट किए हैं इंडिया में। विल फाइनेंस सेक्रेटरी विल ओनली साइन ₹1 नोट, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? आया? ये कभी सर्कुलेशन में तुमको दिखेगा भी नहीं 1 रुपया का नोट। 1 रुपया का नोट याद रखना कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी विल ओनली साइन। और फाइनेंस सेक्रेटरी बनता कौन है? आईएएस बनता है हमेशा, ठीक है। कोई भी आईएएस फाइनेंस सेक्रेटरी बनता है। तो ऑब्वियसली 1 रुपया का नोट, ये पता नहीं क्यों है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में रूल है कि 1 रुपया का नोट सर्कुलेशन में नहीं होगा, और वो उसके पास, आरबीआई के पास ये चीज का पावर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? मिटाए यहां पर? अबे अब बोल सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया ना, क्वाइन का पावर किसके पास है? क्वाइन का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एक रुपया का नोट कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। वो कौन होता है? कोई मिनिस्टर नहीं बनता, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है। समझा आईएएस का पावर? आईएएस बनने का मतलब, लोग आईएएस के लिए क्यों बनता है समझ में आ रहा है ना? किसी मिनिस्ट्री के अंदर तुम सेक्रेटरी बन सकता है, ठीक है। समझा? अब देखो, जो थर्ड है, जितना भी करेंसी है, ठीक है, फॉर ओनली नोट्स, फॉर ओनली नोट्स, मतलब पेपर करेंसी जो भी है, पेपर करेंसी, तो वो कौन साइन करता है? वो कौन साइन करता है? साइंड बाय गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तुम देखना सारे करेंसी नोट पे किसका साइन है? आरबीआई के गवर्नर, जो कि है शक्तिकांता दास अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर कौन है, इसको नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि हर 4-5 साल में गवर्नर भी होता है। ये किस एक्ट के अंदर है, ये आरबीआई में इंपॉर्टेंट हो सकता है। करेंसी नोट का पावर आरबीआई को किस एक्ट के अंदर दिया गया है? तो आरबीआई एक्ट अंडर 1934 के अंदर। समझ में आया? समझ आया? समझ में आया? तो 3 चीज हम तुमको बताएं इसमें फियाट मनी में, मतलब पूरे जो भी पेपर और क्वाइंस है, क्वाइंस कंप्लीटली, मेटालिक मनी को कंप्लीटली खत्म नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग एक उसका दूसरा तरीका पेपर मनी भी ढूंढ लिए, थर्ड इवोल्यूशन, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 था, और उसको एक फ्यूडरेसी मनी के कंसेप्ट, मतलब
मतलब ट्रस्ट के बेसिस पे हम लेन देन कर रहे हैं। अब वो ट्रस्ट कैसे लीगली बाइंडिंग कमांड है फियाट मनी, मतलब पेपर मनी को ही फियाट मनी बोलते हैं। और उसमें दो कंडीशन अभी पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले हम तुमको बता दिए कि क्वाइंस का अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। 1 रुपया का नोट कौन साइन करता है, ये सब जनरल नॉलेज है। 1 रुपया का नोट कौन साइन करता है, 1 रुपया का नोट कौन साइन करता है, ठीक है। फाइनेंस फाइनेंस हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी। और सारे करेंसी नोट किसके पास है, आरबीआई के पास, गवर्नमेंट। ठीक है। और उसमें साइन किसका होता है, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर इंडिया बोल रहे, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वो कौन है, अभी शक्तिकांता दास है। तो ये किस एक्ट के अंडर आरबीआई को ये पावर मिला हुआ है, आरबीआई एक्ट अंडर 1934। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस एक्ट के अंदर मिला हुआ है, ठीक है, क्वाइनेज एक्ट ऑफ 1906। ये भी याद करना जरूरी है, क्वाइंस का एक्ट कब बना था, 1906। अब अमेंडमेंट कब हुआ है, 2011 में। क्लियर है, इतना चीज याद रहेगा, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है। अब फियाट मनी का दो कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। आज दो कंसेप्ट समझ के, क्योंकि थोड़ा आधा घंटा और लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स बड़ा होगा। देखो जानता है, मतलब मेन क्या होता है ना कि करंट अफेयर्स का टॉपिक को, इस टाइप का टॉपिक जो होता है ना, जो मतलब मैथ वैथ को समझना तुम समझ रहे हो ना, इजी है। वर्ड्स को समझाना डिफिकल्ट है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जो भी चीज पैसेज में लिखा रहता है ना, उसको समझाना डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है। अब वो एक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही समझ में आएगा, नहीं तो किसी बच्चा को बचपन से ही न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का हैबिट हो, तभी वो सब चीज में इंटरेस्ट होगा, समझा। अब देखो, जो दो कंडीशन है फियाट मनी में, वो क्या होना चाहिए, टू कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो, दो कंडीशन ये होना चाहिए कि सबसे पहला कंडीशन कि कि सबसे पहला कंडीशन जो होना चाहिए फियाट मनी में, कि कोई भी चीज कैसे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये पेपर करेंसी वैलिड है कि नहीं, ठीक है, ट्रांजैक्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। मतलब लीगली बाइंडिंग कमांड है कि नहीं फियाट मनी, या पेपर, या रिप्रेजेंटेटिव, या टोकन, जो भी नाम बोल लो तुम, ठीक है। पहला कि इन अ, हैंग कर रहा है, एक मिनट, इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिजिकल करेंसी, मतलब विजिबल होना चाहिए कि करेंसी के फॉर्म में दिख रहा है, या क्वाइन होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल करेंसी किस फॉर्म में होना चाहिए, क्वाइन के फॉर्म में, मतलब मतलब क्वाइनेज एक्ट के अंदर आना चाहिए, क्वाइन के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, आजकल डिजिटल क्वाइन भी चलने लगा है, तो उस फॉर्म को भी इसलिए हम ऑप्शन में डाल दिए, डिजिटल क्वाइन, ई रूपी वगैरह चलने लगा ना, तो इस फॉर्म के होना चाहिए। या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म, मतलब डिजिटल क्वाइन मतलब क्या, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ठीक है। मतलब इसको बोल सकते हैं वर्चुअल क्वाइन, क्या बोल सकते हैं, छोड़ो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसमें बहुत इथेरियम, डॉचियम, बहुत चीज आता है ना, तो वर्चुअल क्वाइन होना चाहिए। वर्चुअल क्वाइन मतलब नहीं होता काल्पनिक, सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं लेकिन है नहीं असली में, ठीक है, वर्चुअल क्वाइन होना चाहिए। या डिजिटल क्वाइन होना चाहिए, लिख दिए, क्रिप्टो क्वाइन होना चाहिए, क्रिप्टो क्वाइन, क्रिप्टो क्वाइन दैट कैन मेजर द वैल्यू, दैट कैन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर, मेजर द वैल्यू, मतलब एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए फिजिकल करेंसी का दैट कैन मेजर द वैल्यू। समझ आया, समझ आया, पहला कंडीशन ये होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया, समझ आया। सेकंड, सेकंड, सेकंड फॉर्म होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होना चाहिए कि इशूड, इशूड बाय द, बाय द ऑर्डर ऑफ ए किंग क्वीन, मतलब किंग क्वीन कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू होना चाहिए, अगर, या सेंट्रल बैंक आरबीआई से, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तभी उस चीज को किस चीज में एक्सेप्ट किया जाएगा,
फियाट मनी में किस चीज में एक्सेप्ट किया जाएगा, किस चीज में फियाट एक्सेप्ट मनी। किया जाएगा, समझ में आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल समझो कि मान लो एक तरफ है शाहरुख खान और एक तरफ है विराट, नहीं, मान लो एक तरफ है साकेत, ठीक है, साकेत रंजन। अब दोनों को प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशन लगे, मतलब दो कंडीशन हम मान रहे हैं, एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा क्या, एज 35 ईयर से ग्रेटर होना चाहिए, यही है। तब वो क्या बन सकता है, तब वो क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट, क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट। अब एक बार बताओ, शाहरुख खान इंडियन सिटीजन है, शाहरुख खान इंडियन सिटीजन है ना, तो ये टिक हो गया। उसका एज ग्रेटर देन 35 है, तो वो टिक हो गया, तो मतलब वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है, मतलब वो नॉमिनेशन भर सकता है। साकेत रंजन इंडियन सिटीजन है, क्या वो उसका एज 35 से ज्यादा है, नहीं। तो वो प्रेसिडेंट का नॉर्म्स नहीं भर सकता, समझा। मतलब ये 1 into 1 है, मतलब 1, और ये 1 into 0 है, मतलब 0। समझ में आ गया इतना, इतना। अब इसी तरह एक एक करके समझेंगे कि कौन चीज फियाट मनी हो सकता है और कौन चीज नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। मतलब हम पहला पॉइंट क्या बोले कि दैट कैन मेजर द वैल्यू, दैट कैन मेजर द वैल्यू, वो चीज हो सकता है। लास्ट वाला लाइन याद रखना, एक ऐसा करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए, वर्चुअल कॉइन भी डॉज कॉइन भी, दैट कैन मेजर द वैल्यू। अब सपोज करो हम क्वाइन लाए, 5 रुपया का क्वाइन लाए, ₹5, 10, 20, ठीक है। तो ये क्या फियाट मनी है, तो इसके लिए ये दो कंडीशन चेक करना होगा। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि कोई भी चीज फिजिकल करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए, या डिजिटल कॉइन या वर्चुअल कॉइन या क्रिप्टो कॉइन, दैट कैन मेजर द वैल्यू। तो ये चीज ऑब्वियसली 5 रुपया से भी सामान मिल सकता है, कुछ 10 रुपया से मिल सकता है, 20 रुपया, तो मेजर द वैल्यू है ही, तो पहला कंडीशन टिक हो गया। समझ में आया, समझ में आया। दूसरा कंडीशन क्या है कि इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ अ किंग क्वीन, मतलब किंग क्वीन एक तरीका हम लिख दिए, मतलब इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस कंट्री का गवर्नमेंट इशू करना चाहिए, या सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इंडिया में कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली हम तुमको बताया कि क्वाइंस किसके अंडर होता है, क्वाइंस किसके अंदर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया हुआ है क्वाइन को, तो मतलब सेकंड कंडीशन भी टिक हो गया। तो क्या ये फियाट मनी है, क्या ये फियाट मनी है, 5, 10 रुपया, 20 रुपया, हाँ, है ना। 1 into 1 1, मतलब है। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं करेंसी नोट पे, करेंसी नोट पे। जो ये 100 रुपया है, 200 रुपया है, ठीक है, या 500 रुपया है, या 2000 रुपया है, ठीक है। क्या ये फियाट मनी है, सोच के बोलना। 100, हाँ है, क्योंकि ये भी वैल्यू मेजर कर रहा है, ठीक है, फिजिकल करेंसी के फॉर्म में है, तो पहला कंडीशन टिक हो गया। और दूसरा कंडीशन, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक इसको अथॉरिटी दिया हुआ है इशू करने के लिए, इसीलिए ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फियाट मनी है। अब हम तुमसे एक वर्ड पूछ रहे हैं, डीमोनेटाइज, जो नोटबंदी में नोट है, डीमोनेटाइज, जो 100 रुपया का नोट है या 500 रुपया का नोट है, और पहले 1000 का भी नोट होता था, क्या ये फियाट मनी है अब, सोच के बताओ। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी। तो पहला कंडीशन क्या है कि मेजर द वैल्यू, तो हाँ मेजर द वैल्यू तो कर ही सकता है, मेजर द वैल्यू डीमोनेट पुराना वाला भी कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन क्या अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया हुआ है, या आरबीआई इशू किया हुआ है उसको, कि बंद कर दिया है, बंद कर दिया। तो डीमोनेटाइज जो 100, 500, 1000 का नोट है, वो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए 1 into 0 0, तो वो फियाट मनी अब नहीं है। सोचो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। तुमको एक बार बोल दिया करेंसी नोट ये तो है, लेकिन यहां वर्ड क्या लगा दिया, यहां वर्ड क्या लगा दिया, यहां वर्ड क्या लगा दिया,
डिमोनेटाइज। समझा? अब देखो, तुम अभी सुना होगा कि 23 सितंबर से 2020 से 2000 का नोट भी, 2000 का नोट भी आप बंद कीजिए। तो क्या ये 2000 का नोट है क्या फियाट मनी अब? नहीं। नहीं, लेकिन ऐसा अभी तक गवर्नर ऑफ इंडिया कोई, आरबीआई का जो गवर्नर ऑफ इंडिया है, सॉरी गवर्नर ऑफ इंडिया बोल रहे, गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी तक शक्तिलाल कांता दास कोई वर्डिंग्स नहीं दिया है कि 2000 नोट को हम लोग अभी, वो लोग पब्लिश की कर रहा है, लेकिन वो लोग बस सर्कुलेशन से हटा दिया है। इसलिए अभी अगर क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो 2000 का नोट फियाट मनी है। ठीक है? है। क्योंकि वो अभी उसके लिए कोई वर्डिंग्स नहीं दिया है। लेकिन जो पहले का नोट था ना, 1000, 500 और 100, जो बड़ा बड़ा नोट था, वो मान चुके हैं हम लोग, डीमोनेटाइज जिसमें लिख दिए। वो नोट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं कर रहा, मतलब सॉरी, आरबीआई इशू नहीं कर रहा, क्योंकि करेंसी नोट के पास किसके पास अथॉरिटी है? आरबीआई के पास। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं, ये चीज बताना। डॉलर, दूसरे कंट्री का डॉलर, यूएन, मतलब किसी कंट्री का ये, या दुबई में चलता है धीरम, क्या ये फियाट मनी है? ये फियाट मनी है। तो इसके लिए पहला नहीं। कंडीशन क्या था? मेजर द वैल्यू। कैसे नहीं है? इसका पहला कंडीशन क्या था? इसके पहला कंडीशन क्या था? इसका मेजर द पहला वैल्यू। कंडीशन का क्या था? तो पेपर कंडीशन, मेजर द वैल्यू, कोई भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में फिजिकल करेंसी हो, चाहे वर्चुअल कॉइन में या डिजिटल कॉइन में या किसी भी चीज में, वो क्या करना चाहिए? मेजर द वैल्यू। तो ये भी है। और दूसरा चीज क्या है? अरे इंडिया का गवर्नमेंट से मत सोचो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मान लो यूएस का गवर्नमेंट तो डॉलर को प्रिंट करने बोला ही है ना, वो तो अथॉरिटी दिया ही है, तो इशू तो कर ही रहा है वो लोग। ठीक है? और वहां का भी कोई सेंट्रल बैंक होगा, जैसे यूएस का सेंट्रल बैंक वर्ल्ड बैंक है। ठीक है? तो ऑब्वियसली ये फियाट मनी है। फियाट मनी है। समझ में आया? फियाट मनी है। क्लियर है? अब सेम चीज हम पूछ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में। क्या क्रिप्टो करेंसी फियाट मनी है? नहीं, हाँ? क्योंकि भाई कैसे? नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उसको अभी ये नहीं किया है। वेरी गुड। इट कैन ऑल्सो मेजर द वैल्यू, क्योंकि ये भी फिजिकल करेंसी है। हम बोल सकते हैं फिजिकल करेंसी कहने का मतलब है, मेजर द वैल्यू कहने का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज, अगर तुमको सोचना, जो चीज डिवाइड हो सके। तो क्रिप्टो करेंसी भी हम बोल सकते हैं कि एक बिटकॉइन जो होगा, एक बिटकॉइन एक चाय का कप ले सकता है। ठीक है? अब हो सकता है कि एक बिटकॉइन का भी वैल्यू, और दो बिटकॉइन भी दो चाय का कप ले सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मान लो एक बिटकॉइन का एक वैल्यू है कुछ 10 रुपया, तो दो बिटकॉइन का भी वैल्यू कुछ होगा ना, 40 रुपया। तो उस हिसाब से ये भी खरीद सकता है, इसको भी कन्वर्ट करके हम लोग ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये पहला, इट कैन मेजर द वैल्यू। क्रिप्टो करेंसी या हो, या डॉज कॉइन हो, या बिटकॉइन हो, डॉज कॉइन या इथेरियम या बिटकॉइन, जितना भी तुम अभी ये सुना होगा बिटकॉइन, ये सब ये सब मेजर द वैल्यू कर सकता है। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट ऑफ, अभी किसी भी गवर्नमेंट से इशूड है? ये तो एक टेक्नोलॉजी है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उससे इशू हुआ है। ठीक है? ये सुपर कंप्यूटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से है। ये कोई गवर्नमेंट से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट पे केस चल भी रहा है इन लोग का, इंडिया पे भी अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है? इंडिया में राइट टू वो बिजनेस करने का राइट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी, आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू नहीं किया कि ये इंडिया में पब्लिकली आप इससे पेमेंट कर, मतलब ये एक्सेप्टेड है एज एन पेमेंट। तो ऑब्वियसली ये चीज इसका क्रॉस हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो गया इसका? क्रॉस। ठीक है? आया समझ में? आया समझ में? तो इसीलिए ये भी क्या हो गया? इट इज नॉट अ फियाट मनी। इट इज नॉट अ फियाट मनी। समझ में आया? अब हम तुमसे चीज पूछते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये है क्या फियाट मनी? सोच के बताओ। चेक। भाई है, कैसे? वैल्यू तो मेजर कर ही रहा है और गवर्नमेंट भी परमिशन दिया यूज करने का। देखो, अब तुम फंस गए यहीं पर।
अगर तुम बोल सकता है कि मान लो एक कप चाय है, एक कप चाय का एक टी का दाम है 15 रुपया, ठीक है। तो तुम इसको करेंसी पे तो पढ़ सकते हो, लेकिन तुम क्या बोल सकते हो कि एक कप चाय का दाम है एक चेकबुक, दो दो कप चाय का दाम है दो चेकबुक। इस तरह मेजर कर सकता है क्या? 3 कप चाय का दाम है, हाँ, 3 चेकबुक, ऐसा हो सकता है? तो क्या तुम चेकबुक से वैल्यू मेजर कर पा रहा है? चेकबुक से वैल्यू मेजर कर पा रहा है? और तुम ऐसा बोल सकता है कि एक चाय कप का दाम है एक क्रेडिट कार्ड, दो चाय कप का दाम है दो क्रेडिट कार्ड, तीन चाय कप का दाम है, मतलब कुछ में भी एग्जांपल ले लो, चाय कप का ही नहीं है, एक मान लो एक केला का दाम है एक क्रेडिट कार्ड, ऐसा बोल सकता है। लेकिन एक केला का 10 रुपया जरूर बोल सकता है, करेंसी में बोल सकता है, तुम करेंसी नोट में या क्वाइन में वैल्यू उसमें मेजर कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी में कर सकता है, डॉलर यूएन में कर सकता है। लेकिन क्या तुम बोल सकते हैं कि एक केला का दाम एक क्रेडिट कार्ड है? आधा क्रेडिट कार्ड तो करेगा नहीं। तो ये मेजर द वैल्यू ही नहीं कर रहा है, दो ये सब गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मेजर द वैल्यू है, ठीक है, नहीं है। तो ये फियाट मनी नहीं है। समझ में आया? देखा, फंसा ना, फंसा ना। मेजर द वैल्यू क्या हो सकता है? तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट है? क्या है? टूल्स टू यूज मनी, टूल्स टू बी यूज्ड फॉर मनी, फॉर मनी, बट नॉट फियाट मनी। समझा? आया समझ में? आया समझ में? जैसे देखो यहां पर ये एग्जांपल बताया है, देखो एक टी कप 15 रुपया, दो टी कप 30 रुपया, तीन टी कप, ये रुपीज इज मनी, ठीक है। बट एक टी कप नॉट एक चेक लीफ, दो चेक लीफ, तीन चेक लीफ। चेक इटसेल्फ इज नॉट अ मनी बट इट्स अ टूल इंस्ट्रूमेंट टू यूज मनी। समझ में आया? समझ में आया? अब यही तुम सोचो, जो हम लोग यूजुअली, जो हम लोग ये बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है, नहीं सुनता है कि गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी पेपर रखा, ठीक है, या ट्रेजेडरी बिल होता है, ये भी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है, लेकिन लेस देन 1 ईयर। हम बताएंगे ये सब आगे, ये सब पढ़ाना है, ठीक है। जो बॉन्ड सुनते हैं, ठीक है, डिवेंचर सुनते हैं, जो प्राइवेट कंपनी बनाता है, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर, इक्विटी, क्या ये सब फियाट मनी है? ये सब फियाट मनी है? तुम बोल सकता है क्या कि एक चाय का कप एक एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दो का चाय का कप दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोल सकता है? बोल सकता है क्या? बोल सकता है कि एक चाय का कप एक बॉन्ड, दो चाय का कप दो बॉन्ड, या शेयर एक शेयर दो शेयर? नहीं बोल सकता ना। तो ये सब दे ऑल कांट मेजर द वैल्यू, दो दे आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, बट दे आर नॉट यूज्ड। शेयर और क्रिप्टो में क्या अंतर है भाई? दोनों सेम ही है। क्या चीज? शेयर और क्रिप्टो में नहीं, क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है, यही तो आगे पढ़ाएंगे। नहीं, और मतलब जैसे शेयर हम क्या? स्टोर वाला वैल्यू के हिसाब से बोल रहे हैं, जैसे एक क्रिप्टो का एक चाय हो सकता है, क्योंकि एक देखो क्रिप्टो का दाम है भाई कुछ पैसा, मतलब एक क्रिप्टो का 10 रुपया है, तो एक क्रिप्टो दे के हम चाय ले सकते हैं, तो शेयर भी तो वही से कर सकते हैं ना हम लोग। देखो शेयर क्या होता है? शेयर कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट को बोलते हैं शेयर। तो कंपनी का प्रॉफिट कभी भी तुम्हारा पैसा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, समझा? वो किसी भी टाइम के हिसाब से तुमको मिलेगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कि तुम कभी इन्वेस्टमेंट करता है तो तुम बोलता है ना ये कंपनी का, जैसे कि बोलते कि रिलायंस का 50% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो कभी भी तुम उस शेयर में से, तुम उसमें से पैसा लगा के तुम मनी लगा रहा है उसमें, जैसे कि मान लो कि तुम कोई भी एसआईपी खुलवाता है तो तुम कंपनी के शेयर में ही तो पैसा लगाता है, ठीक है। तुम कंपनी के शेयर में तुम क्या बोल सकता है कि वो शेयर तुमको पर डे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही ना तुमको पैसा रिटर्न करता है। तो वो तुम टाइम फ्रेम पे बन गया कि नहीं बन गया? पर क्या ये चीज तुम्हारे साथ क्रिप्टो करेंसी में है? क्रिप्टो करेंसी में है?
क्रिप्टो करेंसी में ये चीज नहीं, ये एक ट्रेडिंग है, ठीक है। वो एक सोच है। हम तुमको क्रिप्टो करेंसी बताएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मतलब अनार्चिस्ट ग्रुप जो कि बैंक को नहीं मानता था, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को मानता ही नहीं था, वो लोग बोलता हम लोग अपना अलग मेथड बनाएंगे एक लेन देन करने का, तो वो क्रिप्टो करेंसी डेवलप किया, तो एक वर्चुअल कॉइन का मेथड डेवलप किया। समझा? समझ रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजेडरी बिल या शेयर बॉन्ड ये सब प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंडेंट है, ये एक बिजनेस ओरिएंटेड चीज पे डिपेंडेंट है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंडेंट है, तुम उसको कभी भी तोड़ के पैसा नहीं ले सकता, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होगा। समझा? तो दे कांट मेजर द वैल्यू क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में है। समझ में आया? समझ में आया? आया? तो इसीलिए ये भी फियाट मनी नहीं है। तो देखो यहां पर तुमको सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इंडियन करेंसी क्या है कि इट इज द फॉर्म ऑफ फिजिकल और डिजिटल कॉइन दैट कैन मेजर वैल्यू, तो है, ठीक है। दूसरा इट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक किंग और क्वीन, जो लिखवाए तुमको है, तो इंडियन करेंसी तो सेकंड में का इट इज फियाट मनी, तो है। सिमिलरली डिमोनेटाइज नोट, डिमोनेटाइज नोट, डिमोनेटाइज नोट, ये और ये देखो, एक चीज हम तुमको गड़बड़ बोल दिया, डिमोनेटाइज नोट भी तुम्हारा अभी इशूड बाय गवर्नमेंट तो है ही ना, इशूड बाय, भले अभी हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं सर्कुलेशन में, लेकिन इशूड बाय गवर्नमेंट तो है ही ना, तो इसीलिए वो भी है, फियाट मनी है, ठीक है। डिमोनेटाइज ये चीज थोड़ा गड़बड़ बोल दिया क्योंकि हमको थोड़ा ध्यान आया, हम सोचे कि डिमोनेटाइज नोट जो है वो कभी भी इशूड बाय गवर्नमेंट ही नहीं है, लेकिन गलत बोल रहे, डिमोनेटाइज नोट को सर्कुलेशन से हटाया है, ठीक है, लेकिन उसको ऑथराइजेशन तो गवर्नमेंट ही दिया था ना, तो फियाट मनी है वो, ठीक है, फियाट मनी है वो। समझ में आया? समझ में आया? सिमिलरली डॉलर भी है, यूएन भी है, तो ये फियाट मनी है। जीसेक ये सब देखो, दे कांट मेजर द वैल्यू, इसीलिए जीसेक ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये सब मेजर नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो इसलिए फियाट मनी नहीं है, फियाट मनी नहीं है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। सिमिलरली चेक बॉन्ड ये सब, ये चेक बॉन्ड क्या है? चेक बॉन्ड तो तुम्हारा सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट से इशू होता है, सेंट्रल बैंक वगैरह से इशू होता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू नहीं है, मतलब सॉरी, दे कांट मेजर द वैल्यू, दे कांट मेजर द वैल्यू। क्लियर है? समझ में आया? इवन बिटकॉइन वगैरह दे कैन मेजर द वैल्यू, बिटकॉइन दे कैन मेजर द वैल्यू बट इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ये भी नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया समझ में? तो फियाट मनी का कंडीशन समझ में आ गया? आया? आ गया? अब देखो, इसके बाद एक कंडीशन है लीगल टेंडर। अब देखो लीगल टेंडर क्या होता है, ठीक है, लीगल टेंडर समझो। फियाट मनी समझ में आ गया? लीगल टेंडर, नींद आ रहा है क्या? नहीं देखो लीगल टेंडर, लीगल टेंडर क्या होता है कि सपोज करो तुम एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, तुम एक कस्टमर है, तुम एसबीआई बैंक से लोन लिया, ठीक है, क्या लिया? लोन लिया, 1 लाख रुपया लोन लिया, ठीक है, और तुमको ये 12 मंथ्स के ईएमआई पे लोन दिया एसबीआई बैंक तुमको, ठीक है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा? लगभग कुछ 9,000 समथिंग, मान लो 9,600 रुपया हुआ समथिंग, मान लो। तो तुम इसको एसबीआई तुमको किस करेंसी में दिया? रुपीज में दिया, रुपीज में दिया, तो तुम इसको जो इंस्टॉलमेंट है वो किस में लौटाएगा? डॉलर में क्या? अगर तुम इसको डॉलर में ये चीज देता है या यूएन में इसको चीज देखता है तो क्या एसबीआई एक्सेप्ट करेगा, या उसको धीरम में देता है? तो एसबीआई एक्सेप्ट करेगा ये ईएमआई तुम्हारा, कि बस रुपीज में ही एक्सेप्ट करेगा, बस रुपीज में ही एक्सेप्ट करेगा? ये बताओ, ये बताओ। रुपीज में ही करेगा।
ठीक है, तो लीगल टेंडर यही चीज होता है कि अगर तुम किसी चीज को, मान लो कि अगर तुमको ये इंडियन रुपीज में मिला है, तो तुम उसको रिटर्न भी किस चीज में करो, इंडियन रुपीज में। अगर जिस भी कंट्री में तुम लेन देन कर रहा है उससे रिलेटेड अगर लेन देन उसी उसी पेपर करेंसी में हो रहा है, मतलब डॉलर का डॉलर में हो रहा है यूएस में, और इंडिया का इंडिया में ही हो रहा है, मतलब सॉरी, इंडियन रुपीज का इंडियन रुपीज में ही हो रहा है, ठीक है, तो उस करेंसी नोट का लेन देन को हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर। समझ में आया लीगल टेंडर का कंडीशन क्या होता है? लीगली वो चीज वैलिड है, लीगली वो चीज वैलिड है। जरूरी नहीं है कि तुम अगर मान लो एसबीआई लोन तुमको 1 लाख का दिया रुपीज में, इंडियन रुपीज में, तो तुम उसको इंडियन ही रुपीज में लौटाएगा, उसको तुम बिटकॉइन डॉलर ये सब में नहीं लौटाएगा, इथेरियम वगैरह में। ठीक है, तुम उसको इंडियन रुपीज में ही लौटाएगा। तो लीगल टेंडर का भी दो कंडीशन है, लीगल टेंडर होने का भी दो कंडीशन है। समझ में आया लीगल टेंडर क्यों होना पड़ता है? ठीक है, लीगल टेंडर किस लिए यूज करते हैं? लेन देन करने के लिए, सेम कंट्री में सेम चीज। ठीक है, तो लीगल टेंडर का भी दो कंडीशन होना है, लीगल टेंडर का भी दो कंडीशन होना है। पहला पहला कि इट इज अ फियाट मनी, इट इज अ फियाट मनी। और फियाट मनी के अंदर हम दो कंडीशन जानते हैं, तो जो जो फियाट मनी होगा वो ऑटोमेटिकली लीगल टेंडर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सेकंड सेकंड कि इन, ठीक है, जो भी कंट्री का लेंडर होगा वो कंट्री के लेंडर ही अपने ही चीज में करेगा, जो अभी ये पढ़ा है। मतलब इंडियन लेंडर कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इन इंडियन रुपीज। ठीक है, मतलब अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो वो गलती कर रहा है। अगर इंडियन रुपीज में तुम उसको पैसा लौटा रहा है और तब वो रिफ्यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, वो लीगल टेंडर के वायलेशन को, लीगल टेंडर के कंडीशन को वायलेट कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया लीगल टेंडर क्या हुआ? अरे समझ में आया? हाँ हाँ आ गया। ठीक है, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट के अंदर सर्टेन बैंक्स जो होते हैं, सर्टेन आरबीआई एक्ट और क्वाइनेज एक्ट के अंदर सर्टेन क्वाइंस और सर्टेन नोट्स, ठीक है, वो परमिट किए गए हैं एज एन लीगल टेंडर टू टेक फॉर एवरी बैंक। ठीक है, ठीक है। क्वाइनेज एक्ट 1906 और आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंदर सर्टेन नोट, जैसे 200 का, 100 का, 50 का नोट या 500 का नोट अभी परमिटेड है। 50, 100, 200 और 500 अभी के टाइम में परमिटेड है कि हम लेन देन कर सकते हैं अगर इंडिया में करना है तो। ठीक है, क्वाइन में 10 रुपया का, 5 रुपया का, ठीक है, और 20 रुपया का, और शायद 50 रुपया का भी क्वाइन बन गया, परमिटेड है। तो इस टाइप के क्वाइन को भी परमिट किए हुए हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? आ गया? तो अब बताओ, जो चीज फियाट मनी के अंदर दो कंडीशन था ना, एक तो वो मेजर द वैल्यू, मेजर द वैल्यू, और दूसरा 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 अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब वापस से आ जाइए ऑप्शंस पे। अब इंडियन रुपी करेंसी जो नोट है, क्या वो लीगल टेंडर है? अगर वो फियाट मनी, पहला कंडीशन क्या था लीगल टेंडर का, वो फियाट मनी होना चाहिए, और दूसरा अपने देश में वो लेन देन के लिए एज एन यूज होना चाहिए। तो क्या वो लीगल टेंडर है? क्या वो लीगल टेंडर है? दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है ना, एक तो फियाट मनी तो है ही, ये ऊपर वाला अपना फियाट मनी तो है ही, जैसे कि इसी कंडीशन से हो, यहीं से पढ़ते हैं। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का क्वाइन फियाट मनी तो है ही। दूसरा क्या है, इसको लेन देन के लिए हम लोग यूज करते हैं बैंक के साथ लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये फियाट मनी भी है और बैंक के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो मतलब ये लीगल टेंडर है। ठीक है,
दूसरा 100, 200, 500, 2000 का नोट, क्या इस चीज को फियाट मनी है? हाँ है, अभी पढ़े फियाट मनी है। तो क्या इसको हम लोग लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं दूसरे बैंक के साथ इंडिया में? हाँ कर सकते हैं, एसबीआई वगैरह के साथ। तो मतलब ये लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। अब इस कंडीशन में डिमोनेटाइज जो 100, 50 और 500, 1000 का नोट है, हाँ ये मेजर वैल्यू कर भी सकता है और बैंक से भी अप्रूव्ड है, ये फियाट मनी है। पर क्या इसको लेन देन के लिए अब यूज कर सकते हैं? लेन देन के लिए अब यूज कर सकते हैं दूसरे बैंक के साथ? नहीं। नहीं। तो ये लीगल टेंडर नहीं है, फियाट मनी है, डिमोनेटाइज फियाट मनी है। हम उस समय थोड़ा गड़बड़ा गए थे। डिमोनेटाइज फियाट मनी है बट लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। समझ आया? समझ आया? समझ आया? डॉलर, यूएन, धीरम, डॉलर, यूएन, धीरम, ये सब है क्या? ये सब है? हाँ? क्या उसको इंडिया में लीगल टेंडर इंडिया में होना चाहिए? इंडिया के लिए लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, फियाट मनी है बट इंडिया के लिए ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल मतलब इंडिया के लिए जो लीगली वैलिड हो तो नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, डॉज कॉइन, इथेरियम, ये तो फियाटे मनी नहीं है, तो पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा, इंडिया में अगर मान लो इसको अप्रूव कर भी दिया, अभी तो केस चल रहा है, अभी इंडिया में भी अप्रूव्ड नहीं है लीगली। ठीक है, तो वैसे तो ये है ही नहीं, एकदम भी नहीं है लीगल टेंडर, तो ये है नहीं। क्लियर है? क्लियर है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दो इसके थ्रू हम लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, लेन देन इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन ये फियाटे मनी नहीं है। ठीक है, तो 0 इंटू 1 0, तो मतलब ये लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। समझ आया? क्योंकि ये टूल है। सिमिलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, डिबेंचर भी, ये भी लीगल टेंडर नहीं है, ये भी लीगल टेंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फियाटे मनी नहीं है, पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है लीगल टेंडर का। ठीक है, तो भले दो हम इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह को भी हम एज एन लेन देन के लिए यूज करते नहीं, ताकि ये गवर्नमेंट अपना लैंड का पेपर भी गिरवी रखते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है, तो ये लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फियाटे मनी नहीं है, इसलिए लीगल टेंडर ये भी नहीं है। समझ आया? तो ये अब चार्ट तुमको समझ में आ रहा होगा। लीगल टेंडर ध्यान से बस इंडियन रुपीज क्वाइंस नोट्स है जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में यूज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी देखो सब में हाथ खड़ा हो गया है। ठीक है, डिमोनेटाइज नोट भी नहीं है, डॉलर, यूरो, यूएन भी नहीं, क्योंकि इंडिया में लेन देन नहीं यूज कर सकते। फिर से जी सेक्ट, ट्रेडेबल फियाटे मनी नहीं है तो नहीं यूज कर सकते। चेक, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब भी फियाट मनी नहीं है तो नहीं यूज कर सकते। अब एक कंट्री है जिसका नाम है, जैसे कि यूजुअली जो सन होता है ना, वो कहां से उगता है? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, लेकिन एक सन, इसी तरह सेम चीज ये हर प्लैनेट के लिए वैलिड है। अर्थ में भी, अर्थ के लिए भी सन राइजेस फ्रॉम दिस ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। सिमिलरली जुपिटर के लिए भी वही है, सैटर्न के लिए भी वही है, बट एक प्लैनेट है मर्क्यूरी, उसके लिए उल्टा स्टार्ट होता है। सन वहां पर राइज करता है वेस्ट से और और सेट करता है ईस्ट में। तो एक कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं एल सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर वो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। हर कंट्री ये बोला कि जो फियाट मनी नहीं होगा उसको एज एन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको वो लीगल टेंडर नहीं होगा हमारे कंट्री में। दो दे कैन मेजर द वैल्यू, तो उसको हम लोग लेन देन के लिए नहीं करेंगे। लेकिन ये कंट्री ये बोल रहा है कि बिटकॉइन एक लीगल टेंडर नहीं, बिटकॉइन एक फियाट मनी नहीं है, लेकिन हम अपने कंट्री में उसको लेन देन के लिए यूज करेंगे। समझ रही हो? मतलब ये कंट्री का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा वो थोड़ा पगला गया है, वो हर जो रूल बना है उसके खिलाफ जा रहा है।
ठीक है, तो लोग इस चीज पे डिबेट कर सकता है ना फालतू का, कि सर एल सल्वाडोर बोल रहा है कि ये कंट्री, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग कह सकते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी एक लीगल टेंडर होना चाहिए। डिबेटेबल कमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज, एक कंट्री अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उस कंट्री में कुछ गरीबियत ही होगा, ठीक है, जिस वजह से वो क्रिप्टो करेंसी को एज एन लीगल टेंडर अलाउड कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये फियाट मनी नहीं है, मतलब हम उसको मेजर द वैल्यू पे कर सकता है, लेकिन हम उसको सेंट्रल, उसका गवर्नमेंट अप्रूव नहीं किया इस चीज को, लेकिन वो बोल रहा है हम लोग लेन देन कर सकते हैं इस चीज से। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आप लोग उस कंट्री का जो भी वो होगा करेंसी, उसके बदले बिटकॉइन को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। दो वो फियाट मनी नहीं है। फियाट मनी होने के लिए सेकंड कंडीशन भी तो फुलफिल होना चाहिए कि उस गवर्नमेंट से उस चीज को रजामंदी मिलना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट से रजामंदी नहीं मिला है वो लोग को, लेकिन वो लोग लेन देन करना चाहता है। मतलब बिटकॉइन अपने अपने करेंसी के बदले बिटकॉइन को, या तो एक, इसलिए एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिए कि एक ऐसा कंट्री है जो बिटकॉइन को फियाट मनी नहीं मानते हुए भी लीगल टेंडर माना हुआ, तो वो है नाम एल सल्वाडोर। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? हेलो। हाँ आ गया। तो ये है लीगल टेंडर का कहानी, समझ में आया? अब इसमें दो पार्ट होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर कहने का क्या मतलब हुआ? लिमिटेड लीगल टेंडर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें अब जैसे कि मान लो कि हम एक दुकान के पास गए, दुकानदार के पास गए। अब दुकानदार को हम लोग को अगर 10,000 रुपया देना है, तो हम उसको 1 रुपया का क्वाइन अगर 10,000 देंगे तो वो भी अकबका जाएगा कि नहीं अकबका जाएगा? वो भी अकबका जाएगा कि नहीं अकबका जाएगा? तो क्वाइन क्वाइन जो भी है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक्ट में है, उसको लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर रखा गया। मतलब उसको एक लिमिटेड स्टॉक दिया गया कि आप इतना ही क्वाइन यूज कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन में। समझ में आया? तो उसमें बताया गया, देखो पेपर नोट जो 1 रुपया का है, उसको भी लिमिटेड टेंडर में इसलिए रखा गया क्योंकि उसको फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, ठीक है, ठीक है। तो रेसिपिएंट कैन रिफ्यूज, रेसिपिएंट, इसका लिमिटेड लीगल टेंडर कहने का क्या मतलब है कि रेसिपिएंट कैन रिफ्यूज एक्सेप्टिंग पेमेंट बियॉन्ड अ लिमिट। मतलब उसका उसका इंपॉर्टेंस ही गवर्नमेंट सेट किया हुआ है कि ऑब्वियसली 5 रुपया का क्वाइन वगैरह भी लीगल टेंडर है, लेकिन लीगल टेंडर का ये मतलब नहीं है कि हम 1 लाख का लोन लिए हैं और एसबीआई को जाके 1 लाख रुपया क्वाइन में दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, समझा? तो इसीलिए सब सब चीज के लिए सेट कर दिया है कि 1 रुपया से अबव का कॉइन मैक्सिमम तुम कितना दे सकता है, 1 रुपया से अबव का कॉइन मैक्सिमम तुम कितना दे सकता है, अप टू ₹1,000 एंड अबव, ठीक है। 1 रुपया से ज्यादा दे सकता है क्वाइन, और 1,000 रुपया तक, उससे ज्यादा तुम नहीं दे सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि 50 पैसा का क्वाइन तुम मैक्सिमम कितना यूज कर सकता है। अभी तक मिनिमम जो क्वाइन यूज किया जा रहा है 50 पैसा से स्टार्ट हुआ है, अभी भी 50 पैसा यूज किया जाता है। 50 पैसा से लेके 20 रुपए का क्वाइन तक अभी देखा जा रहा है मार्केट में। तो लेकिन 50 पैसा का तुम मैक्सिमम कितना क्वाइन दे सकता है, 20, मतलब 10 रुपया तक 50 पैसा का क्वाइन यूज कर सकता है किसी को देने के लिए। समझा? बिलो 50 पैसा का जो क्वाइन है, 10 पैसा, 15, 25 पैसा, ये सब अब लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि अब वो लेन देन में यूज नहीं हो रहा है। लीगल टेंडर का पहला कंडीशन है फियाट मनी, ठीक है। दूसरा है कि लेन देन में यूज होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो बिलो 50 पैसा का क्वाइन अब लीगल टेंडर नहीं है। और लिमिटेड लीगल टेंडर में कौन आता है? क्वाइन आता है। क्या आता है? क्वाइन। तो 1 रुपया से जो ज्यादा का क्वाइन है, 1 रुपया से ज्यादा क्वाइन है, उसको मैक्सिमम हम कितना यूज कर सकते हैं? 1 रुपया से लेके 1,000 तक। 1,000 से ज्यादा हम क्वाइन से लेन देन नहीं कर सकते, ठीक है। और 50 पैसा का क्वाइन को हम लोग 20 क्वाइन यूज कर सकते हैं, मतलब 10 रुपया से ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते 50 पैसा का क्वाइन को। तो मिनिमम क्वाइन जो मिनिमम जो जो सबसे मिनिमम लीगल टेंडर जो यूज हो रहा है वो है 50 पैसा का क्वाइन, लेकिन उसको कितना यूज कर सकते हैं? 20 क्वाइन, मतलब 10 रुपया के कंपेरेटिवली कर सकते हैं, ठीक है। और यही अनलिमिटेड लीगल टेंडर में जो पेपर करेंसी है, जैसे 100 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट या 500 रुपया का नोट, इसको हम लोग अनलिमिटेड रेस्ट्रिक्शन पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कितना भी यूज कर सकते हैं। अब इसी में देखो हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता वो कंसेप्ट?
आ सकता है कि नहीं, क्योंकि इसको हम लोग कितना भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, आरबीआई एक्ट 1934, ये क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंदर आता है। तो एवरी बैंक हैज नोट इज अ लीगल टेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। दे कैन यूज फॉर सेटलिंग द अमाउंट टू द डेप्थ इन इंडिया, लेंडर कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। मतलब 200 200 300 का नोट कितना भी तुम दे सकता है, 1 करोड़ का भी इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 2 लाख का भी, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आता है। दो ऑल्दो इन रियल लाइफ फाइनेंस एक्ट जो 2017 में बना, उसके अकॉर्डिंग ये बीजेपी गवर्नमेंट बनाया, बीजेपी, कैश ट्रांजेक्शन तुम 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता। दो की कैश जो पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर में है, तुम इसको कितना भी यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन तुम कैश ट्रांजेक्शन क्या कर सकता है, 2 लाख से ज्यादा का नहीं कर सकता है। किसके एक्ट के, फाइनेंस एक्ट 2017 के अंतर्गत, ठीक है। बियॉन्ड दैट तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, मनी का टूल, चेक, डीडी, एनईएफटी, पेनल्टी, ठीक है। नहीं तो टैक्स, क्योंकि लोग ऐसे टैक्स से बच रहा था ना पहले, पहले टैक्स, क्योंकि लोग तो यही बोल रहा है ना कि पेपर करेंसी तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, तो हम लोग तो इसको कितना भी यूज कर सकते हैं। पर 2017 में एक ऐसा एक्ट बना दिया, फिनेंस एक्ट बना दिया, जिसके कारण तुम 2 लाख से ऊपर का कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो क्राइम है, समझा। तभी ना बीजेपी गवर्नमेंट के बाद लोग कैश से डरने लगा रखने से, क्योंकि वो लोग, अब बताओ ये गवर्नमेंट कितना अच्छा अच्छा काम कर रहा है। ये गवर्नमेंट सबसे पहला चीज आज जो पढ़ा है तुमको क्या लगा, क्वाइन का जो फेस वैल्यू है उसको उसको क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया इंट्रिंसिक वैल्यू से, अब एकदम घटिया क्वालिटी का क्वाइन बनाता है, जिसके कारण से धांधली बंद हो गया, स्मगलिंग बंद हो गया। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ था ना। बांग्लादेश का कहानी बताया, मान लो 5 रुपए को मेल्ट करके ब्लेड बना, बताओ, तो इंडिया से बहुत 5 रुपए का क्वाइन इकट्ठा करके ले गया, वहां ब्लेड बना के बेच रहा है, समझा। लोग बहुत चालू है ना भाई, तुम कैसे भी रास्ता निकाल ही लेगा, ठीक है। अब ये देखो एमसीक्यू, ये दोनों सॉल्व करके बताओ। ये जो ये एमसीक्यू देख रहा होगा ना नीचे, ये तुम ही सॉल्व करेगा, जितना हम समझाए उस पर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ये यूपीएससी का एमसीक्यू है, अब अपने आप को टेस्ट करो, प्री में 2018 में पूछा हुआ और सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब देखो क्वेश्चन सुनो, विच करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। क्वेश्चन समझ गया, ये 4 ऑप्शन में से लीगल टेंडर कौन लीगली डिफाइन कर रहा है। पहला ऑप्शन, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फी ऑफ लीगल केसेस, ये बिल्कुल भी गलत, कोर्ट ऑफ लॉ का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है लीगल टेंडर में, ठीक है। द मनी विच इज द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, ये थोड़ा नजदीक लग रहा है लेकिन कंपल्शन वर्ड गलत लिखा है, क्योंकि यूपीएससी में ना हमेशा ऑप्शन ना मोर एक्यूरेट चेक मारना होता है, समझा, ठीक है। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड लास्ट ऑप्शन, द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री। तो कौन सा ऑप्शन तुमको सही लग रहा है इसमें, बताओ। बी ही होगा, हाँ, बी होगा। वेरी गुड, तो यही ऑप्शन है सही, क्योंकि बी, क्योंकि द मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बैंक मनी तो है नहीं, लीगल टेंडर होने के लिए तो हम बताएं, चेक मनी भी ये सब तो फियाट मनी है ही नहीं, तो लीगल टेंडर का तो सवाल ही नहीं उठ रहा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, द मनी विच इज क्रेडिटर, हाँ ऑब्वियसली अगर हम रुपीज में लिए हैं तो आपको रुपीज में, सेकंड कंडीशन याद रखना हमेशा ज्यादा लीगल टेंडर का, कि अगर हम रुपीज में लोन लिए हैं तो हमको रुपीज में ही वापस करना है, ये है लीगल टेंडर एक्चुअली में। पहला कंडीशन तो फियाट मनी है, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो लीगल टेंडर। सेकंड ऑप्शन बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे, सही बात है, ठीक है। क्वाइन बिलो 50 पैसे इज नॉट अ लीगल टेंडर फॉर पेमेंट, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। पहला वाला तो है सही है, दूसरा वाला भी सही है। दूसरा वाला क्या है सही है, क्वाइंस बिलो 50 पैसा भी लीगल टेंडर है, अभी तुम यहां पढ़ाएं कि 10 पैसा 25 पैसा नहीं, को,
लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि उसको लेन देन के लिए सेकंड पॉइंट वैलिड नहीं है, हम्म, उसके लिए लेन देन के लिए यूज और नहीं कर सकते हैं। दूसरा ठीक है। वाला पॉइंट में 25। वही तो दिया है हमें। उस दूसरा वाला हाँ, पॉइंट यही तो लिखा है कि 50 पैसा से कम वाला लीगल टेंडर नहीं है, तो सही अच्छा लिखा है। लिखा। अच्छा, नॉट अ लीगल टेंडर लिखा है, ठीक है, हाँ। तो हम्म, बोथ 1 और 2 करेक्ट है, ठीक है। ठीक है। हम्म, नॉट, हम नॉट नहीं ध्यान दिए थे। तो हम्म, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। हम्म, तो हम्म, आज यहाँ तक ही रखते हैं, लीगल टेंडर तक। कल फिर आरबीआई हम्म, आरबीआई का फंक्शन स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सा ऐप बनाया, क्या बनाया। ठीक है। हम्म, हम्म, तो समझ आ गया हाँ समझ तो आई है। कैसा